हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। तो कैसे हैं मेरे प्यार दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं आगे की स्टोरी को। अक्षय को पड़ी मार एनएस इन्वेस्टमेंट कंपनी की ओनर। वहीं नियति गार्डन की दूसरी तरफ चली गई थी बात करते हुए, जहां इस वक्त एक लड़की दरवाजे से कूदकर नियति के पास आई थी। नियति ने उस लड़की को कुछ दिया जिसे उस लड़की ने जैकेट के पॉकेट में रख लिया। पार्टी इस वक्त फिर से नॉर्मल हो गई थी। सभी बिजनेसमैन अपने बातों में लगे हुए थे। तभी गार्डन की दूसरी तरफ से किसी की जोर से चीखने की आवाज सुनाई दिया। पार्टी में कोई म्यूजिक नहीं था, इसलिए ये आवाज क्लियर थी। अब आगे आवाज सुनकर सब दूसरी तरफ चले गए जिस तरफ से आवाज आई थी। सब जब पीछे गए तो देखा एक लड़का नीचे पड़ा लौट रहा था। डे से उसे कितना दर्द हो रहा था, उसके नाक से खून बह रहा था। उसके पास दो लड़की खड़ी थी। एक लड़की नियति थी जो अपने हाथ बंधे बिना भाव के खड़ी थी, और दूसरी लड़की का पता नहीं चल रहा था क्योंकि उसने मास्क पहन रखा था और नीचे पड़े लड़के को गुस्से से घूर रही थी। डे से अभी टुकड़े टुकड़े कर देना चाहती हो। जब सब ने गौर से उस लड़के तो वो चौंक गए क्योंकि वो कोई और नहीं सिंह परिवार का बेटा अक्षय सिंह था। डे से ही अक्षय के मोम डैड की नजर अक्षय पर पड़ी। वो दोनों जल्दी से अक्षय के पास भागे। अक्षय की मोम रूपाली जी जल्दी से अक्षय के पास नीचे झुक गई और चिंता करते हुए बोली, क्या हुआ अक्षय, तुम्हारी ये हालत किसने किया। अक्षय के डैड रजत सिंह भी इस वक्त बहुत ज्यादा गुस्से में थे। तभी अमृत और अर्जित ने बाकी सभी मेहमानों को वहां से भेज दिया। वैसे भी पार्टी खत्म होने को आई थी और पार्टी में आज बहुत ज्यादा हंगामा भी हो चुका था। वो सब आज एक और ड्रामा देखना चाहते थे, पर वो यहाँ जबरदस्ती तो नहीं रुक सकते थे, इसलिए सब वहां से चले गए। अब सिर्फ फैमिली वाले और रूही के दोस्त और अक्षय के फैमिली वाले थे। रूही ने नियति को देखा जो बिल्कुल ठीक थी। ये देखकर उसकी गुस्से से मुठ्ठियां कस गई। उसे पता था कि अक्षय कितना बड़ा लड़कीबाज है। अगर वो एक खूबसूरत लड़की को देखता था तो उसे पाने तक वो उसके पीछे पड़ा रहता था, और नियति को देखकर भी उसकी आंखों में वही चमक थी। और जब नियति यहाँ आई तब अक्षय को भी वो इसी तरफ अपने हाथ में ड्रिंक का ग्लास लेकर आते हुए देखा था, जिस वजह से उसे बहुत खुशी हो रही थी। उसे पता था जरूर अक्षय ने इस ड्रिंक में कुछ नशे की मेडिसिन मिलाया होगा। एक बार अगर नियति ने इस ड्रिंक को एक्सेप्ट करके पी लिया तो अक्षय जरूर उसके साथ लिमिट क्रॉस कर जाएगा, और तब वो नियति और अक्षय की हालत सबको दिखाकर नियति को सबके सामने नीचे दिखा सकती थी। पर यहाँ क्या हुआ, नियति बिल्कुल सही सलामत है, पर अक्षय यहाँ इस हालत में पड़ा है। तभी अक्षय गुस्से से बोला, मोम डैड, इस लड़की ने मेरा ये हाल किया है। उसने इतना कहकर नियति की तरफ इशारा कर दिया। तभी नियति के पास खड़ी लड़की जिसने मास्क पहने रखा था उसने अक्षय को एक किक किया, जिस वजह से अक्षय दर्द से चिल्ला पड़ा। ये देखकर अक्षत की मोम रूपाली जी गुस्से से आग बबूला हो गई। ए लड़की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ही सामने मेरे बेटे को मारने की। फिर शेखावत फैमिली की तरफ देखकर बोली, क्या आपके साथ यहाँ गेस्ट के साथ ऐसे ही बिहेवियर किया जाता है मिस्टर शेखावत। देखिए आपकी पोती और इस लड़की ने मेरे बेटे का क्या हाल बना रखा है। और सबके सामने भी इस लड़की ने अभी अभी मेरे बेटे को मारा। तभी वो लड़की जो कोई और नहीं सुमन थी, वो गुस्से से बोली, हाँ तुम तो ऐसे कह रहे हो डे से तुम्हारा बेटा कोई दूध से धुला हुआ है। तुम अपने बेटे से क्यों नहीं पूछते हो कि उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी दोस्त को हाथ लगाने की। सुमन की बात सुनकर सब गुस्से से अक्षय को देखने लगे। प्रखर की आंखें तो खून की तरह लाल हो गई थी और उसकी ब्राउन आंखें गुस्से से सुनहरी होने लगी थी। इस लड़के इतनी हिम्मत कैसे हुई कि उसने उसकी बीवी को हाथ लगाने की कोशिश की। तभी अक्षय समझाते हुए बोला, मैंने तो बस मिस नियति को ड्रिंक ऑफर किया था, पर उन्होंने ही मेरी बात को गलत ले लिया और मुझे मारना शुरू कर दिया। तभी रूही बोली, नियति, उसने बस तुम्हें ड्रिंक ऑफर किया, अगर नहीं लेना था तो मना कर देती। तुम्हें अक्षय को इतना मारने की क्या जरूरत थी। अगर तुम मुझ पर गुस्सा हो, मुझ पर अपनी गुस्सा निकालो, मेरे दोस्तों पर क्यों निकाल रही हो। रूही की आंखों में आंसू थे। जैसे वो सच में अपनी दोस्तों की कितनी ही परवाह करती हो। नेहा भी बोली, हाँ नियति, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। देखो अक्षत को कितनी चोट लगी है। रूही की बाकी दोस्त भी गुस्से से नियति को घूरने लगे। थोड़ी देर पहले को उनके मन में नियति के लिए थोड़ी अच्छी भावना आई थी, वो तुरंत चली गई। तभी सुमन गुस्से से बोली, चुप बे, तुम दोनों मनहूस कुतिया कहीं की। अब मेरी नीयू को क्या करना है, ये क्या वो तुम सबसे पूछकर करेगी। हाँ, क्या हुआ अगर वो इस कचरे को मार देती, उसका ये बाप क्या उखाड़ लेगा मेरी नियति की। हाँ, सुमन दादाजी और दादी माँ की तरफ देखकर बोली,
ये लड़का जानबूझकर नियति के क्लोज आने की कोशिश कर रहा था। इसने जब ड्रिंक ऑफर किया तो नियति ने साफ मना किया। फिर भी ये लड़का ना जाकर नियति की हाथ को पकड़ लिया और उसकी हाथ में ड्रिंक देने की कोशिश करने लगा। नियति, जल्दी तुम्हें अपनी हाथ को क्लीन कर लेना चाहिए, पता नहीं इस कचरे की हाथ से जर्म्स तुम्हारे हाथ पर लग गए होंगे। फिर रूही को देखकर बोली, तुम्हें क्या लगता है हाँ नीयू तुम जैसी है जो किसी कचरे को अपने आसपास बर्दाश्त करेगी और तुम्हारे इस दोस्त इस डस्टबिन से फेंके जाने वाली कचरे को छूने देगी। इसकी इतनी औकात भी है क्या जो ये नियति के आसपास रह सके। सुमन की बात सुनकर रूही और नेहा की चेहरा काला पड़ गया। वहीं सुमन की बात सुनकर सब गुस्से से अक्षय को घूरने लगे। जय, आकाश और आदित्य गुस्से से अक्षय के पास गए। तुम घटिया लड़के, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन को छूने की? क्या तुम मरना चाहते हो? जय गुस्से से बोला। आकाश और आदित्य ने भी अक्षय को 2 थापड़ जड़ दिया। अक्षय की नाक और मुंह से पहले ही खून बह रहा था। थापड़ की वजह से उसे ऐसे लगा जैसे वो बेहोश होने वाला है। तभी रूपाली जी ने अक्षय को कवर कर लिया और बोली, तुम लोग ये क्या कर रहे हो? क्यों मार रहे हो तुम तीनों मेरे बेटे को, सिर्फ इस लड़की की बात पर भरोसा करके? भला मेरा बेटा ऐसा क्यों करेगा? मेरा बेटा ऐसा नहीं है जो किसी के साथ जबरदस्ती करे। और आप देख क्या रहे हो, ये लोग हमारे बेटे को मार रहे हैं। जल्दी से गार्ड को बुलाए। रूपाली जी ने अभी तक अपने पति की चेहरे को नहीं देखा था। जो डर और घबराहट से पीला पड़ गया था, उनकी माथे से ठंडा पसीना बह रहा था। उन्होंने ठीक से पहले नियति और सुमन को नहीं देखा था, पर अब जब उन्होंने उन दोनों को पहचान लिया था वो बस चाहते थे अपना बेटा बस बच जाए। वहीं घरवाले भी थोड़े परेशान थे, खास करके विपुल जी, शिखा जी, नीरज जी और सुप्रिया जी। अमृत और अर्जित, ये 6 लोग सोच रहे थे अगर इन लोगों ने पुलिस कंप्लेन किया तो जरूर नियति की बदनामी होगी, क्योंकि नियति ने अक्षय को बहुत मारा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसका पैर भी टूट गया है, जो वो खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। वो जैसे ही कुछ कहने वाले थे, अक्षय के डैड रजत जी आपने घुटनों पर बैठ गए और जल्दी से हाथ जोड़ लिया और बोली, मिस शेखावत प्लीज मेरे बेटे को जिंदा छोड़ दीजिए। नाइट क्वीन, बस एक बार मेरे बेटे को माफ कर दीजिए। उनकी 3 ऐसी बातें सुनकर सब हैरान थे। मिसेस सिंह ने घूमकर हैरानी से अपने पति को देखा। ये उनके पति क्या कर रहे हैं? वो सामने खड़ी लड़की को क्यों माफी मांग रहे हैं जिसने उनकी बेटे की ये हालत किया है? अक्षय जो दर्द में था वो भी हैरान था, उसके डैड इस लड़की से क्यों माफी मांग रहे हैं? क्या उन्हें इन दोनों लड़कियों को सबक नहीं सिखाना चाहिए? उनकी फैमिली भी शेखावत फैमिली के बराबर थी। ऊपर से उसके डैड ने कई पॉलिटिशियन के साथ भी अच्छा रिलेशन बना रखा था, इसलिए ज्यादातर प्रोजेक्ट उन्हें ही मिलता था। पहले तो उसे कोई छूता था तो उसके डैड उन्हें आसानी से नहीं छोड़ते थे। तो अब इन 2 छोटी लड़कियों से सॉरी क्यों कह रहे हैं? आप ये क्या कर रहे हो? आप इन्हें क्यों माफी मांग रहे हो जी? आपको तो इन दोनों को सजा देनी चाहिए। रूपाली जी आपने पति पर चिल्लाते हुए बोली। तभी रजत जी ने गुस्से से रूपाली जी गाल पर 2 थापड़ जड़ दिया। यहाँ वो माफी मांगकर सब कुछ सही करना चाहते हैं, पर उनकी बीवी और बेटा दोनों उन्हें मारने की प्लानिंग कर रहे हैं। आपने पति के हाथ से मार खाकर रूपाली जी हैरान थी। तभी नियति की ठंडी आवाज सबकी कानों में पड़ी, आपको क्यों लगता है कि मैं आपके बेटे को जिंदा छोड़ दूंगी मिस्टर सिंह? क्या आपने पहले कभी सुना है कि मैंने किसी को जिंदा छोड़ है जिसमें मुझे छूने की कोशिश भी किया हो? और आपके बेटे ने तो मुझे छूने की गलती की है, आपको क्या लगता है क्या सजा मिलेगी उसे? नियति की ठंडी आवाज सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे ये आवाज नहीं बर्फ की पहाड़ हो जिसके नीचे आज वो दबकर मर जाएंगे। रजत जी हाथ जोड़कर बोले, प्लीज मेरे बेटे को पता नहीं था कि आप कौन हो। अगर उसे पता होता कि आप एस इन्वेस्टमेंट कंपनी की ओनर है तो वो कभी ऐसा नहीं करता। मैंने ही आपने बेटे को ठीक से बड़ा नहीं किया है, जिस वजह से वो ऐसा ही गया है। मैं उसे आपसे और मिस नाइट क्वीन से प्रॉपर्ली माफी मांगने के लिए बोलूंगा और यहां से जाने के बाद मैं उसे एक अच्छा लेसन सिखाऊंगा। मैं मेक श्योर करूंगा कि ये लड़का कभी भी आपके सामने ना आए। अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है तो मैं इसका उस हाथ को तोड़ दूंगा जिस हाथ से उसने आपको छुआ था और इसे यहां से एब्रॉड भेज दूंगा। नियति की आंखों में थोड़ा भी इंटरेस्ट नहीं था उसके हाथों में। वहीं सब हैरान थे, सबका मुंह तो खुला का खुला ही रह गया था। प्रखर भी थोड़ा हैरान था पर ज्यादा नहीं। अगर उसकी बीवी की ऐसी ऑडेंटिट नहीं होती तो कैसे वो अपनी इन्फॉर्मेशन को छुपाती? प्रखर को इस वक्त अपनी बनी पर बहुत प्राउड फील हो रहा था। वहीं घरवाले सब हैरान थे, यहां तक कि दादाजी और दादी माँ को भी नियति की इस आइडेंटिटी के बारे में नहीं पता था।
एनएस इन्वेस्टमेंट कंपनी जो अभी दुनिया की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट कंपनी में से एक है, जो इंडिया के साथ साथ पूरे एशिया पर आपने दबदबे बनाकर रखा है। अफवाह है कि आज तक कोई भी जो एनएस इन्वेस्टमेंट कंपनी से उलझने की कोशिश किया है, वो सब कब कैसे कहाँ गायब हो जाते थे किसी को पता भी नहीं चलता था। एनएस इन्वेस्टमेंट कंपनी रातों रात किसी भी बड़ी कंपनी को गायब कर सकते थे, और इसके पीछे की जो इंसान है इस कंपनी की ओनर की ताकत का कोई अंदाजा नहीं लगा सकता, क्योंकि उसे खुद माफिया की क्वीन ऑफ डेथ की राइट हैंड नाइट क्वीन के साथ एक बार देखा गया था। और अफवाह यह है कि माफिया क्वीन भी मिस शेखावत के लिए काम करती है, पर आज तक किसी ने मिस शेखावत को ठीक से देखा नहीं है। बस कुछ लोगों ने उसकी असली चेहरा देखा है, वो भी कोइंसिडेंस से अगर कोई उनसे फंड लेता है या इन्वेस्टमेंट के बाद मिलता है। तो क्या उनकी घर की खुद की बेटी नियति इतनी बसी कंपनी की पीछे की मास्टरमाइंड है, और उसके पास जो खड़ी है वो नाइट क्वीन है, क्वीन ऑफ डेथ की दाहिना हाथ। विपुल जी, सीखा जी, अमृत, अर्जित और बाकी सब हैरानी से नियति को देख रहे थे। तो कभी उसके पास खड़ी दुबली पतली लड़की सुमन को। वहीं शंभुनाथ जी, राजीव जी भी हैरान थे। करुणा जी, झरना जी का मुंह तो इतना बड़ा था कि उसमें 2 अंडे एक साथ घुस सकता था। वहीं बुआ जी और ब्रिजेश जी भी हैरान थे, पर नियति की कामयाबी को देखकर वो सब खुश भी थे। संग्राम जी भी हैरान थे। जय, आकाश, आदित्य भी हैरानी से नियति को देख रहे थे। जय ने तो सुमन को पहचान लिया था, पर वो नाइट क्वीन है जानकर उसकी प्यार की कचुम्बर बन रहा था। नियति उन्हें और कितनी सरप्राइज देने वाली थी, उसकी और कितनी बड़ी बड़ी आइडेंटिटी है पता नहीं। रूही और नेहा तो गुस्से और जलन से नियति को देख रहे थे। तभी सुमन मुंह बिगाड़ते हुए रजत जी को घूरते हुए गुस्से से बोली, ठीक है, अच्छा है, अभी के अभी आपने बेटे का हाथ तोड़ो या फिर तुम चाहते हो मैं तुम्हारी मदद करूं। किस, इन सब कचरे को केकर डस्टबिन में फेंक दो। संग्राम जी भी हैरान थे। जय, आकाश, आदित्य भी हैरानी से नियति को देख रहे थे। जय ने तो सुमन को पहचान लिया था, पर वो नाइट क्वीन है जानकर उसकी प्यार की कचुम्बर बन रहा था। नियति उन्हें और कितनी सरप्राइज देने वाली थी, उसकी और कितनी बड़ी बड़ी आइडेंटिटी है पता नहीं। रूही और नेहा तो गुस्से और जलन से नियति को देख रहे थे। तभी सुमन मुंह बिगाड़ते हुए रजत जी को घूरते हुए गुस्से से बोली, ठीक है, अच्छा है, अभी के अभी आपने बेटे का हाथ तोड़ो या फिर तुम चाहते हो मैं तुम्हारी मदद करूं। अब आगे। सुमन की बात सुनकर रजत जी डरते हुए बोले, नहीं नहीं नाइट क्वीन, आपको इतनी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ऐसा कर सकता हूं। इतना कहकर उन्होंने अपनी आंखों में तकलीफ लिए अक्षय को देखा। अक्षय उनका इकलौता बेटा था, वो उस पर थोड़ा चोट भी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, पर इस वक्त ये करना उनकी मजबूरी थी। उन्होंने सोच लिया था वो कैसे भी करके अपने बेटे की हाथ को ठीक कर देंगे। ऐसे भी अगर एक हाथ टूट गया तो वापस ठीक हो सकता है, पर क्या होगा अगर मिस शेखावत या नाइट क्वीन ने उनके बेटे को ही मार दिया तो। ये आप क्या कह रहे हो? अक्षय हमारा इकलौता बेटा है, आप कैसे उसके हाथ को तोड़ने की बात कर सकते हो? फिर वो बाकी सबको शेखावत फैमिली में विपुल जी और सीखा जी को देखते हुए बोली, प्लीज मिस्टर शेखावत, मिसेस शेखावत, अपनी बेटी से कहिए वो मेरे बेटे को माफ कर दे, वरना मेरे पति सच में मेरे बेटे की हाथ को तोड़ देंगे, प्लीज मैं हाथ जोड़ती हूँ। विपुल जी और सीखा जी ने रूपाली जी को देखा पर कुछ नहीं बोले। वो जानते थे नियति उनकी बात तो कभी नहीं सुनेगी। अगर वो मर रहे होंगे तो भी वो उनके मुंह में पानी नहीं देगी, तो वो उनकी बात क्या सुनेगी। ऊपर से अक्षय ने जबरदस्ती उनकी बेटी को छूने की कोशिश किया था। तुम चुप करो, इतना कहकर रजत जी ने अपने बेटे को देखा जो दर्द में तड़प रहा था, और उसके हाथ को पकड़कर मोड़ दिया, जिस वजह से वहां क्रैक की साउंड सुनाई दिया। अक्षय की भी एक जोरदार चीख उस गार्डन में गूंज गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसके डैड सच में उसके हाथ को तोड़ देंगे। दर्द इतना ज्यादा था कि वो बेहोश हो गया। रूपाली जी भी रोते हुए चीखने लगी, उन्हें अपने बेटे की हालत देखकर बहुत रोना आ रहा था। रजत जी ने नियति और सुमन की तरफ देखा और बोले, मिस शेखावत, मिस नाइट क्वीन, क्या मैं आपने इस नालायक बेटे को ले जा सकता हूँ? मैं जरूर उसे एक अच्छा लेसन सिखाऊंगा बाद में, और उसे प्रॉपर बिहेव करना सिखाऊंगा। नियति ने कंधे उचका दिया, जैसे उसका इससे कोई मतलब ही नहीं है। तो सुमन बोली, ठीक है, ले जाओ अपने बेटे को। वहीं रूही, नेहा और उसके सारे दोस्त तो कांप रहे थे। क्या नियति सच में इतनी ज्यादा खतरनाक है? वो सब यही सोच रहे थे। वो सब अपने हाथ के छूने से रोक नहीं पा रहे थे। अगर अक्षय के बदले उन्होंने इस लड़की को छुआ होता तो क्या उनकी भी अक्षय जैसी हालत होती? नियति वहां से चली गई, सुमन भी उसके साथ चल रही थी।
अब जब सो यहाँ सबके सामने आ गई थी तो उसे बैरियर से कूदकर चोरों की तरह जाने की क्या जरूरत है। वो मेन गेट से आराम से चली जाएगी। रजत जी ने जब नियति और नाइट क्वीन को वहां से जाते हुए देखा तो जल्दी से सुसी और प्रदीप की मदद से अक्षय को लेकर बाहर चले गए। राज को तो नियति और भी इंटरेस्टिंग लग रही थी, प्रदीप के दिल में भी यही ख्याल था। भला इतनी पावरफुल लड़की से कौन अट्रैक्ट नहीं होगा। वहीं प्रखर भी तभी नियति के साथ चला गया। जय, आकाश और आदित्य तीनों भी चले गए। जय सुमन के पास चलते हुए बोला, मुझे लगा था तुम सिर्फ रेसर हो, पता नहीं था कि तुम इतनी बड़ी गुंडी हो। उसकी बात सुनकर सुमन ने उसे गुस्से से घूर कर देखा। अगर ये लड़का उसकी दोस्त की भाई नहीं होता तो वो जरूर इस लड़के को सबक सिखाती। वहीं जय ने आपने मुंह पर हाथ रख लिया। हे भगवान, ये क्या बोल दिया उसने। वो अपना हाथ हिलाकर बोला, मेरा कहने का वो मतलब नहीं था। मैं कह रहा था आप कितनी बड़ी फाइटर हो, तुम इतनी बड़ी माफिया क्वीन की राइट हैंड हो, ये तो बहुत अच्छी बात है। लड़कियों को तो स्ट्रोंग होना ही चाहिए। उसकी बात सुनकर और उसे डरते देख सुमन ने मुंह बना लिया और मन ही मन बोली, क्या इन्हें पता है कि उनकी खुद की बहन ही क्वीन ऑफ डेथ है, जिसकी गले में ये सांप की तरह लिपटा घूमता है। तब तो इन्हें डर नहीं लगता है। हर जगह नियति के साथ जाना और जिद करना, यही इनका काम है। फिर मुझ जैसी छोटी सी लड़की से डर रहे हैं, जबकि डेविल के तो गले पड़े हुए हैं। सुमन ने अपनी मुंह जय की तरफ से फेर लिया। जय को लगा कि सुमन गुस्सा हो गई है। वहीं प्रखर नियति को देखते हुए बोला, मिस नियति, क्या आप हमें छोड़ने बाहर तक आएंगे? क्यों, आप अपने पैर से चलकर आए थे ना, तो वैसे ही चलते हुए चले जाइए। मेरी बहन आपको क्यों बाहर छोड़ने आए? आदित्य किसी प्रोटेक्टिव भाई की तरह नियति के सामने खड़ा हो गया। आपको क्या प्रॉब्लम है? अगर मेरी मम्मी हमें छोड़ने जाएगी तो? कियान गुस्से से बोला। फिर नियति की तरफ देखकर रोते हुए बोला, मम्मी, कियान चाहता है आप कियान को छोड़ने चलिए प्लीज मम्मी। इतना कहकर वो अपने डैड के गोद से लटक कर नियति की गोद में आ गया। ठीक है, नियति गहरी सांस लेकर बोली। तो कियान खुश हो गया और तिरछी स्माइल करते हुए आदित्य को देखने लगा। कियान की आंखों में आंसू का एक कण भी नहीं था। ऑफकोर्स वो बस नाटक कर रहा था। जय भी सुमन के साथ उसे बाहर छोड़ने चला गया। बाकी सब हैरानी से घर के अंदर चले गए। रूही और नेहा बाकी सब अपने दोस्त के साथ अक्षय के पीछे चले गए थे। सब हॉल में आकर बैठ गए। आज इतना सारा तमाशा हुआ कि वो सब ठीक से इसे डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रहे थे। माँ, पापा, क्या आपको पता था कि नियति एनएस इन्वेस्टमेंट कंपनी की ओनर है? विपुल जी ने विश्वनाथ जी और पार्वती जी की तरफ देखकर पूछा। तो विश्वनाथ जी मना करते हुए बोले, नहीं, मुझे इस आइडेंटिटी के बारे में नहीं पता था, और अगर पता होता तो भी मैं तुम्हें तो बिल्कुल भी नहीं बताता। और मुझे पता होता तो मैं सबसे ज्यादा खुश होता कि मेरी पोती ने इतना ज्यादा अचीव किया है कि आज बड़े बड़े लोग भी उसके सामने घुटने टेकते हैं। मुझे तो अपनी बच्ची पर प्राउड फील हो रहा है। वो यहाँ से बाहर उस हॉस्टल में रहकर भी उसने इतना सब कुछ अचीव किया है जो कोई और नहीं कर सकता। और ना ही तुम्हारे बेटे ना तुम्हारी सो कॉल्ड बेटी कभी मेरी पोती नियति से आगे जा सकती है। पार्वती जी बोली, मैं भी अपनी बच्ची पर बहुत प्राउड फील कर रही हूँ। शंभूनाथ जी भी तारीफ करते हुए बोले, हाँ भाभी, भाई आप सच कह रहे हो। इतने सालों बाद सच में हमारे घर में एक हीरा पैदा हुई है। बिल्कुल हमारे डैड की तरह। डैड भी तो पहले ऐसे ही थे। अगर वो सब प्रॉब्लम नहीं होता तो डैड आज जिंदा होते तो नियति को देखकर बहुत खुश होते। शंभूनाथ जी इस वक्त किसी लोभ या लाभ की वजह से नहीं बल्कि सच्चे दिल से नियति की तारीफ कर रहे थे, क्योंकि नियति उन्हें अपने डैड की याद दिला रही थी। कौशल्या जी भी बोली, सच में हमारी बेटी टैलेंट की खदान है। वो सच में हीरा है भाई। पर विपुल और बाकी सब ने उस हीरा को खो दिया। ब्रिजेस। तभी विपुल जी दुखी होते हुए बोले, मुझे भी बहुत प्राउड है नियति पर, और मुझे ये भी पता है कि नियति हमारी गलतियों को कभी भी माफ नहीं करेगी। पर अब हम माफी मांगने की सिवाय कुछ भी नहीं कर सकते हैं। सीखा जी अपनी बेटी की इतनी बड़ी आइडेंटिटी जानकर हैरान थी, पर उन्हें पता था ये मुश्किल नहीं है। नियति बचपन में भी बहुत इंटेलिजेंट थी। अमृत और अर्जित भी हैरान थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि नियति के और भी इतनी बड़ी आइडेंटिटी होगी। आदित्य हंसते हुए बोला, सच में मेरी बहन बहुत ही ज्यादा कुल और टैलेंटेड है। वहीं बाहर प्रखर नियति के पास खड़ा था। कियान को उसने कार के अंदर छोड़ दिया था और नियति की कमर पकड़कर उसकी होंठों को किस कर रहा था। नियति ने जल्दी से प्रखर को धक्का दिया और गुस्से से बोली, लगता है आपको बदतमीजी करने की आदत हो गया है मिस्टर आयजादा। प्रखर उसकी बालों को कान के पीछे करते हुए बोला, मेरी अर्धांगिनी के साथ कुछ भी करने का हक है मुझे जान। इतना कहकर उसने क्विकली नियति की गाल पर किस किया और बोला,
अंदर चली जाओ जान, उस घटिया लड़के को मारकर तुम थक गई होगी। नियति ने उसे ऐसे देखा जैसे वो किसी पागल को देख रही हो। फिर उसके हाथ को आपने गाल से हटाकर वहां से अंदर चली गई। प्रखर भी वहां से कार में बैठकर चला गया। कियान बोला, डैड क्या आप मम्मी की लिपस्टिक को खा गए? जो आपका होंठ इतना पिंक दिख रहा है। प्रखर ने आपने बेटे को घूर कर देखा और आपने होंठों को हैंकी से साफ किया। वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल में अक्षय को छोड़कर रूही, नेहा और उनके 5 दोस्त चले गए थे। वहां सिर्फ 3 लड़के राज, प्रदीप और सुसल थे ताकि कुछ मदद कर सके। रूपाली जी गुस्से से आग बबूला हो रही थी, उन्हें इस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा था। आखिरकार अक्षय उनका इकलौता बेटा था, पर रजत जी उन्हें गुस्से से डांटकर शांत करवा रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि वो मिस शेखावत का कुछ नहीं कर सकते हैं। वहीं रूही, नेहा और उनकी बाकी दोस्त एक कार में थे। मिताली थोड़ी डरते हुए बोली, क्या ये लड़की नियति सच में इतनी ज्यादा पावरफुल है? स्वाति बोली, हाँ देखा नहीं कैसे रजत अंकल भी घुटनों के बल बैठे थे, पर एक आपने से इतने बड़े पिता की उम्र के इंसान को घुटनों पर बैठाना, क्या ये लड़की तुम्हारी बहन नियति थोड़ी ज्यादा अनरिजनेबल नहीं है? रीमा भी बोली। तो रूही रोते हुए बोली, वो ऐसी ही है, वो थोड़ी वायलेंट है, हमेशा मारपीट करती है, पर अब भी वो मेरी बहन है, इसलिए प्लीज तुम सब उसके बारे में कुछ भी मत बोलो। तभी उनकी कार रुक गई। वो ड्राइवर से पूछते कि कार क्यों रुका। उससे पहले कुछ काले कपड़े और मास्क पहने लोगों ने कार की गेट ओपन किया और सबको कार से बाहर निकाल दिया। ये देखकर सब डर गए। फिर पीछे से रूही और नेहा को भी जबरदस्ती उन लोगों ने निकाल दिया। कौन हो तुम सब? छोड़ो हमें, तुम सबको नहीं पता कि हम किस फैमिली से बिलोंग करते हैं। ऐसे ही सब चिल्लाने लगे, पर उसका कोई भी असर उन लोगों पर नहीं पड़ा। उन लोगों ने सबको बेहोश कर दिया और ड्राइवर को गाड़ी के साथ बेहोश छोड़कर चले गए। थोड़ी देर में वो सब एक जंगल के पास छोटे से घर में उन लड़कियों को ले आए और सबकी मुंह को ढककर उनकी हाथ पैरों को बांध दिया। थोड़ी देर में उन सबके ऊपर ठंडा पानी गिरा, जिस वजह से वो सब होश में आ गए, पर अंधेरों के सिवा उन्हें कुछ नहीं दिख रहा था। क्षण है, हम छोड़ो हमें, खोलो हमारे हाथ को। होश में आते ही मिताली, स्वाति, पूजा, नेहा, रूही सब चिल्लाने लगे, पर चिल्लाने का कोई भी फायदा न्यूज हुआ। अगले ही पल उन्हें दर्द होना शुरू हो गया। उन सबकी गाल पर बार बार कोई थापड़ मार रहा था और हाथ पैर पर भी दे से कोई किक मार रहा था। वो सब दर्द से चिल्ला रहे थे, पर इसका कोई भी फायदा नहीं था। तभी रूही बोली, प्लीज अगर आपको पीड़ा चाहिए तो बोलिए, हम आपको जितना चाहे पैसा दे सकते हैं। पर बस उसकी दोस्तों की और नेहा की चिल्लाने की आवाज के अलावा उसे किसी और की आवाज नहीं आई। जब सब मार खा खाकर बेहोश होने वाले थे, तभी उन सबकी कानों में एक धीमी कर्कश आवाज पड़ी, इन सभी कचरे को उठाओ और डस्टबिन में फेंकाओ। रूही को ये आवाज कुछ सुना हुआ सा लगा, पर वो पता नहीं कर पाई कि ये क्यों है। तभी उन सबको महसूस हुआ जैसे कोई उन्हें घसीट कर ले जा रहा है। उन सबके जाने के बाद एक बच्चे की आवाज आई, डैड खेल में मजा नहीं आया क्या? हम और थोड़ी देर उनके साथ नहीं खेल सकते थे? कियान की बात सुनकर प्रखर ने उसे देखा और बोला, नहीं इतना अभी के लिए काफी है। कियान ने आपने छोटे छोटे हाथों से जो डंडा पकड़ रखा था उसे रख दिया और उन गार्ड को देखा जो अभी उन सबको थापड़ मार रहे थे और बोला, आप सबने अच्छे से उन्हें मारा है उन्हें। वहीं प्रखर के गार्ड्स रूही और नेहा की दोस्तों को जहां से उठाया था, उनके सारे दोस्तों को लेकर वहीं पास में एक कचरे की ढेर में फेंक दिया, जहां हर दिन कचरे की ढेर होता था और सुबह को साफ कर दिया जाता था। 3 मैं कदम उठाती तो मैं तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ती। कियान की बात सुनकर प्रखर ने उसे देखा और बोला, नहीं इतना अभी के लिए काफी है। कियान ने आपने छोटे छोटे हाथों से जो डंडा पकड़ रखा था उसे रख दिया और उन गार्ड को देखा जो अभी उन सबको थापड़ मार रहे थे और बोला, आप सबने अच्छे से उन्हें मारा है उन्हें। वहीं प्रखर के गार्ड्स रूही और नेहा की दोस्तों को जहां से उठाया था, उनके सारे दोस्तों को लेकर वहीं पास में एक कचरे की ढेर में फेंक दिया, जहां हर दिन कचरे की ढेर होता था और सुबह को साफ कर दिया जाता था। अब आगे रूही, नेहा और उनके 5 दोस्त नीचे गिरते ही उन्हें थोड़ा थोड़ा होश आ गया था, क्योंकि कचरे की स्मेल उनके अंदर जा रहा था। वो सब बस चिल्लाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि उनकी मुंह को भी कपड़े से बांध दिया गया था। हाथ पैर मुंह सब बंधे होने की वजह से वो हिल भी नहीं पा रहे थे। कचरे की स्मेल की वजह से उन सब का दम घुट रहा था। रात के 12 बज गए थे, पर रूही और नेहा अब तक घर नहीं आए थे, इसलिए घर में सब थोड़ा परेशान हो गए थे, क्योंकि सब गुस्से में थे और रूही और नेहा को पनिशमेंट देना चाहते थे। पर जब दोनों इतनी देर तक नहीं आए तो सबको लगा कि दोनों जानबूझकर वहां रुक गए हैं।
और जानबूझकर पनिशमेंट मिलने की डर से घर नहीं आ रहे हैं। इसलिए अमृत ने रूही और नेहा को कॉल किया, पर दोनों में से किसी का भी कॉल नहीं लग रहा था। इसलिए अमृत ने रूही और नेहा की दोस्तों को कॉल किया, उनका भी फोन स्विच ऑफ दिखा रहा था। ड्राइवर भी फोन नहीं उठा रहा था। सिर्फ राज और बाकी दोनों लड़कों ने फोन उठाया, जो अभी भी सिंह फैमिली के पास हॉस्पिटल में थे, और उन्होंने बताया कि रूही और नेहा बाकी पांचों लड़कियां कब का घर के लिए निकल चुकी है, और इसी वजह से वो सब परेशान थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है जो किसी का भी फोन नहीं लग रहा है। वो सब रूही और नेहा पर गुस्सा थे और उन दोनों को सजा देना चाहते थे, पर अब उन्हें रूही और नेहा के लिए थोड़ी चिंता हो रही थी। आखिरकार थी तो वो दोनों इस घर की ही बेटी, अगर कुछ गलत हुआ तो वो कैसे सब कुछ संभालेंगे। अमृत और अर्जित दोनों रूही, नेहा और उनकी दोस्तों को ढूंढने के लिए चले गए। वहीं सब नीचे ही बैठे हुए थे, कोई नहीं सोया था। बस दादाजी, दादी माँ और नियति और तीनों भाई जाकर रूम में सो गए थे। रूही नेहा मिले या ना मिले इससे उन्हें क्या मतलब। विपुल जी और सीखा जी सोफे पर बैठे हुए थे, दोनों बहुत परेशान थे। अमृत और अर्जित रूही और नेहा को ढूंढने में लगे थे, पर उनके गार्ड्स अभी तक ढूंढ नहीं पा रहे थे। ऐसे ही रात से सुबह के 4 बज गए थे, तभी अमृत और अर्जित को गार्ड्स को कॉल आया और उन्हें कार मिल गया था। ये सुनकर अमृत और अर्जित दोनों वहां के लिए निकल गए। थोड़ी देर बाद दोनों जाकर वहां पहुंच गए। गार्ड उस ड्राइवर के मुंह में पानी मारकर उसे होश में ला रहा था। जैसे ही वो ड्राइवर में आया, वो चारों ओर देखकर चौंक गया। अमृत और अर्जित जल्दी से उसके पास चले गए। अंकल, रूही, नेहा और उनकी पांचों दोस्त कहाँ है? अब तक तो वो परेशान हो गए थे, क्योंकि उन सबकी पेरेंट्स भी कई बार विपुल जी और सीखा जी को फोन कर चुके थे। ड्राइवर हड़बड़ाते हुए बोला, सिर जब हम यहाँ से रूही और नेहा मैम की दोस्तों को घर छोड़ने के लिए जा रहे थे, तभी कुछ गाड़ियों ने हमें रोक लिया। उनमें से कुछ लोग निकले और उन सब ने काले कपड़े पहने हुए थे। उन सब के चेहरे पर ब्लैक मास्क था। मैं कुछ करता उससे पहले ही उन लोगों ने मुझे बेहोश कर दिया। मैं अब होश में आ रहा हूँ। मुझे नहीं पता, उन लोगों ने शायद मैम और बाकी लड़कियों को अपने साथ ले गए होंगे। ड्राइवर की बात सुनकर अमृत और अर्जित दोनों डर गए। अगर उन सबको कुछ हो गया तो वो घर वालों को क्या जवाब देंगे। उन्हें अपनी बहन रूही के लिए सबसे ज्यादा डर लग रहा था। उन दोनों को अच्छे से पता था कि रूही कितनी ज्यादा मासूम है और थोड़ी डरपोक भी है। वो ये सब कैसे हैंडल करेगी? जल्दी ढूंढो मेरी बहन को, अर्जित लगभग गुस्से से चिल्लाया। उसे इस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा था। उसकी बहन ने कुछ भी गलती किया हो, वो अपनी बहन को हमेशा प्रोटेक्ट करने के लिए तैयार था। गार्ड्स भी जल्दी से रूही और नेहा को ढूंढने के लिए चले गए। आधे घंटे बाद अमृत और अर्जित, जो पागलों की तरह दोनों को ढूंढ रहे थे, गार्ड्स ने उन्हें रूही और नेहा और उनकी दोस्तों की इंफॉर्मेशन दिया, तो अर्जित और अमृत दोनों जल्दी से चले गए। कार से 200 मीटर आगे ही कचरे के ढेर में लड़कियां पड़े हुए थे और छटपटा रहे थे। गार्ड एक एक करके उन्हें उन बदबूदार कचरे की ढेर से निकाल रहे थे, पर वो सब भी उस घटिया गंदे स्मेल को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। अमृत और अर्जित भी वहां चले गए। दोनों को भी ये स्मेल बर्दाश्त नहीं ही रहा था। वो अपने घर में राजकुमारों की तरह पले बड़े थे, वो कैसे इस कचरे की ढेर को देख बर्दाश्त कर सकते थे। अर्जित को तो वॉमिटिंग करने का मन कर रहा था। अमृत ने गार्ड को जल्दी से लड़कियों को खोलने के लिए बोला। सारे गार्ड्स ने उनकी हाथ, पैर और मुंह को खोल दिया, तो सभी लड़कियां अपनी आंखें खोलकर रोते हुए इधर उधर देखने लगी। सबकी फेस आधा फूला हुआ था और फेस पर जगह जगह चोट के निशान थे। आपने भाई को देखकर रूही और नेहा दोनों फूट फूट कर रोने लगी। आपने सामने पड़ी गांधी की ढेर को देखकर वो रोने लगी। उस कचरे में खाने की चीजें भी थे, जिस वजह से यम 3 चींटियां और कुछ कीड़े भी थे, जो रात भर उनकी स्किन को काट रहे थे, जिस वजह से उन सबकी हालत और भी खराब हो गई थी। जगह जगह रेड रेड निशान बन गए थे, जो बहुत ही ज्यादा भद्दे लग रहे थे। रूही ने जब आपने दोनों भाइयों को सामने देखा तो वो खुद को संभाल नहीं पाए और रोते हुए लड़खड़ाते हुए उनकी तरफ भागी। पर अर्जित जल्दी से 2 कदम पीछे हट गया। उसे हाइजीन फॉलो करना सबसे ज्यादा पसंद था। वो ये गांधी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। अमृत ने रूही को गले लगा लिया। उसे बहुत गंदी बदबू आ रहा था, फिर भी वो उसकी बहन, उसकी प्रिंसेस थी। वो और क्या कर सकता था, उसे दूर तो नहीं धकेल सकता था। अमृत और अर्जित उन सब को अपने साथ घर ले गए। अभी रूही और नेहा की पांचों दोस्तों की हालत भी बहुत खराब थी। इस हालत में ये उन्हें अपने घर छोड़ने के लिए कह देना थोड़ा रूड हो जाएगा, इसलिए उन्होंने उन सब को भी शेखावत विला चलने के लिए कह दिया। सुबह का वक्त,
नियति जल्दी से उठ गई थी और अपनी वर्कआउट करके कुछ मेडिसिन की सैंपल देख रही थी लैपटॉप में। थोड़ी देर बाद वो तैयार होकर नीचे जाने लगी। उसे आज प्रखर की खून और कियान की बाल को टेस्ट करने के लिए लैब में जाना था। प्रखर की आंखें उसकी इन्वेस्टिगेशन में जो लीड मिली थी, सुनहरी आंखें बिल्कुल कभी कभी बदल कर उसके जैसा हो जाती थी। अब तो प्रखर के लिए उसके दिल में कुछ फीलिंग्स आ रही थी। और कियान, जिसने पिछली जिंदगी में इतने छोटे होकर भी अपनी मोम के लिए अपनी जान दे दिया था, कियान को देखते ही उसे ऐसा लगता था कि काश वो उसकी मां बन जाए, तो फिर वो कियान को हर एक खतरे से प्रोटेक्ट करके रखेगी। उसने अपना सिर झटका और अपनी ट्रांस से बाहर आई जब किसी उसे गले लगा लिया। नियति जानती थी ये जय भाई है। गुड मॉर्निंग लिटिल सिस्टर, जय नियति की सिर को प्यार से सहलाते हुए बोला। तभी आकाश और आदित्य भी आ गए, क्योंकि वो जय के साइड रूम में ही ठहरे हुए थे। 4th फ्लोर में सिर्फ 3 रूम थे। सबसे बड़ा रूम नियति के लिए तैयार किया गया था। बाकी एक रूम जय का था और एक और रूम था जिसे रूही अपनी वार्डरोब बनाना चाहती थी, पर दादी माँ ने मना कर दिया, ये कहकर कि वो नहीं चाहते हैं कि कोई भी उनकी बच्ची की पर्सनल स्पेस में कदम रखे। पूरा 4th फ्लोर सिर्फ नियति की है और जय नियति का बॉन्डर काफी अच्छा था, इसलिए नियति के साथ ज्यादा वक्त बिताने के लिए जय 3rd फ्लोर से 4th फ्लोर पर शिफ्ट हो गया था। और नियति ने भी कुछ नहीं कहा और आकाश और आदित्य की भी कल से नियति के साथ अच्छी बॉन्डिंग बन गई थी, इसलिए आकाश और आदित्य भी नियति के पास ही रहना चाहते थे। इसलिए दादी माँ ने उन्हें इस फ्लोर की दूसरा रूम रहने को दे दिया। आकाश और आदित्य ने भी नियति को साइड हग किया और उसकी माथे पर किस करके बोले, गुड मॉर्निंग प्रिंसेस। नियति को सच में बहुत गर्माहट महसूस हो रही थी। उसने आज से पहले बड़े भाइयों का इतना प्यार महसूस नहीं किया था। उसके पास बड़े भाई थे पर वो उनसे हमेशा दूर रहती थी, उनके बुलाने पर भी नहीं जाती थी। वो डेसे इन सालों में उन सब के लिए अदृश्य हो गई थी। वो नहीं चाहती थी कि उनके लिए उसकी फीलिंग्स ज्यादा डेवलप हो, और दूसरी बात, उससे बिल्कुल भी अपना इमोशन शो नहीं करना आता था। चलो नीचे चलते हैं, इतना कहकर तीनों नियति को लेकर नीचे चले गए। जैसे ही तीनों नीचे पहुंचे, सोफे पर बैठे लड़कियों को देखकर जय और आदित्य लगभग डर से चिल्ला पड़े। फिर जब दोनों ने देखा कि ये रूही, नेहा और उनकी 5 दोस्त हैं, तो वो दोनों फूट फूट कर हंसने लगे। आकाश भी अपनी हंसी को रोक नहीं पा रहा था। वहीं रूही, नेहा और उसके 5 दोस्त, जिन्हें अभी अभी डॉक्टर आकर ट्रीट करके गए थे, उन दोनों को आमने ऊपर ऐसे हंसते देख लगभग गुस्से से फटने वाले थे। जय और आदित्य ही नहीं, करण और कासबी भी अपनी हंसी रोक नहीं पा रहे थे। वो दोनों बस सबके सामने अपनी हंसी को कंट्रोल किए बैठे हुए थे। उन्हें हंसते देखकर करण भी ठहाके लगा कर हंसने लगा। उसे तो कब का हंसी आ रही थी, बस आपने डैड की घूरती हुई नजर को देखकर वो अपनी हंसी रोककर बैठा हुआ था, पर अब वो अपनी हंसी को और रोक नहीं पा रहा था। काशवी दिल ही दिल में खुद को ब्लेसेड मान रही थी। अच्छा हुआ जो वो इन लोगों के साथ शामिल नहीं हुई, वरना अगर वो भी इन सब के साथ जाती तो इस वक्त वो भी इनकी तरह ही सुअर जैसी बनकर बैठी होती। तभी रूही गुस्से से बेचारी की तरह रोते हुए बोली, जय भाई, आप चारों हंस क्यों रहे हो? वहीं पूजा, जो करण को पसंद करती थी, करण को अपने ऊपर हंसते देखकर उसे बहुत शर्म आ रही थी। बाकी सब का भी यही हाल था, क्योंकि मिताली भी अर्जित को पसंद करती थी। वहीं स्वाति और रीमा बाकी सब की तरह इतने अमीर नहीं थे, इसलिए वो आकाश या आदित्य में से किसी को फंसाकर अमीर फैमिली में आना चाहती थी। तभी जय बोला, तुम सबकी ऐसी हालत किसने किया? तुम सब किसी सुअर जैसी क्यों लग रही हो? ऐसा लग रहा है जैसे किसी कचरे की ढेर से निकलकर आए हो तुम लोग। जय की बात सुनकर सब गुस्से में आ गए। उन्हें पता ही नहीं था कि किसने उन्हें किडनैप किया और क्यों मारा और उस बदबूदार कचरे की ढेर में फेंक दिया। तभी रूही और नेहा कुछ डाउट से नियति की तरफ देखने लगी। रूही रोते हुए बोली, नियति, क्या ये सब तुमने हमारे साथ करवाया है? क्योंकि तुम्हें मुझ पर गुस्सा था तो तुम मुझे ही सजा दे देती, मेरी दोस्तों को इसमें शामिल करने की क्या जरूरत थी? नेहा भी बोली, हाँ, हमारा तो अभी किसी के साथ कोई झगड़ा भी नहीं हुआ है। रूही और नेहा की 5 दोस्त भी नियति की तरफ देखने लगे। ये लड़की चाहे तो आराम से ऐसा कर सकती है। तभी नियति उन्हें भौहें सिकोड़ते हुए लापरवाही में बोली, अगर मैं कदम उठाती तो मैं तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ती। मैं तुम लोगों को सीधा मार देती या तुम लोगों की हाथ पैर और जबान काट देती। नहीं तो वैसे भी मेरे जानवर भूखे हैं, मैं तुम सबको उनके आगे फेंक देती। मैं बस तुम लोगों को सिर्फ मारकर नहीं छोड़ती, तुम जैसे कचरों के डिब्बे को टच करके मेरा हाथ सिर्फ गंदा होता। इसलिए ये बेकार सपने देखना बंद करो। नियति की आंखों में उन सब के लिए तिरस्कार और घिन था।
दे से कह रही हो मेरे हाथ में मरने के लिए भी भाग्य चाहिए। वहीं नियति की बात सुनकर उन सबकी रूह कांप गई। क्या सच में ये छोटी लड़की इतनी ज्यादा क्रूएल है? क्या मारना उसके लिए कोई मजेदार खेल है और क्या उसकी आंखों में घिन है? जो वो ऐसे कह रही है दे से उन्हें मारने से उसकी हाथ गंदे हो जाएंगे। भाई बहन का प्यार, सारिका का प्रखर के लिए गिफ्ट। मैं बस तुम लोगों को सिर्फ मारकर नहीं छोड़ती, तुम दे से कचरों के डिब्बे को टच करके मेरा हाथ सिर्फ गंदा होता। इसलिए ये बेकार सपने देखना बंद करो। नियति की आंखों में उन सब के लिए तिरस्कार और घिन था। दे से कह रही हो मेरे हाथ में मरने के लिए भी भाग्य चाहिए। वहीं नियति की बात सुनकर उन सबकी रूह कांप गई। क्या सच में ये छोटी लड़की इतनी ज्यादा क्रूएल है? क्या मारना उसके लिए कोई मजेदार खेल है और क्या उसकी आंखों में घिन है? जो वो ऐसे कह रही है दे से उन्हें मारने से उसकी हाथ गंदे हो जाएंगे। अब आगे नियति की चेहरे की भाव को देखकर सब हैरान हो गए थे। ऐसा क्यों लग रहा है दे से नियति के लिए किसी को मारना कोई बड़ी बात नहीं है। फिर भी सोचने पर यह समझ में आता है, नियति जिसके लिए क्वीन ऑफ डेथ की दाहिना हाथ नाइट क्वीन काम करती है, भला नियति के लिए मारने की बात कैजुअली कहना कौन सी बड़ी बात होगी। विपुल जी गुस्से से रूही और नेहा की तरफ देखकर बोले, चुप रहो तुम दोनों, नियति क्यों ये सब करेगी? अमृत भी बोला, हाँ नियति घर पर ही थी, वो कुछ करती तो बाद में करती। मैंने ऑलरेडी पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बोल दिया है इस बारे में। बहुत जल्द पता चल जाएगा कि ये सब किसने और क्यों किया है। आपने डैड और भाई की बात सुनकर रूही और नेहा जो सारा दोष नियति के ऊपर थोपना चाहते थे, दोनों ही चुप हो गए। उन्हें भी इन दिनों में नियति के बारे में इतना तो पता चल गया था कि वो कभी भी पीठ पीछे बार नहीं करेगी। वो तो सबके सामने भी मारने से नहीं कतराती थी। उसने घर वालों को सामने भी तो नेहा को मारा था और उसकी हाथ को लगभग बर्बाद कर दिया था, तो उसे भी नहीं लग रहा था कि नियति पीठ पीछे कुछ करेगी। रूही बस अब यही सोच रही थी कि कौन है वो जिसने उन्हें किडनैप करवाया और मारकर कचरे में फेंक दिया। उस कचरे के डिब्बे में पड़ी अपनी हालत के बारे में सोचकर रूही को अभी भी वो घटिया स्मेल याद आ रही थी, जिस वजह से रूही को लगभग उल्टी करने का मन कर रहा था। तभी झरना जी हंसते हुए नियति को देखकर बोली, नियति बेटा कल हमारी बिहेवियर के लिए हमें माफ कर दो। मुझे पता नहीं था कि रूही ने गलतफहमी की वजह से तुम्हारा नाम लिया होगा। करुणा जी भी बोली, हाँ नियति बेटा, ये सब कुछ बस एक गलतफहमी था। नियति ने उन दोनों को बिना भाव के देखा और ठंडी आवाज में बोली, मुझे तुम लोगों की माफी की कोई जरूरत नहीं है। इतना कहकर वो फिर से जय आकाश और आदित्य से बात करने लगी। आकाश और आदित्य दोनों ही उसे उनके लिए एक आउटफिट बनाने के लिए कह रहे थे, क्योंकि उन तीनों को नियति के साथ 15 दिन बाद इंटरनेशनल रेस में जाना था। थोड़ी देर में सब ब्रेकफास्ट करने के लिए डाइनिंग टेबल पर चले गए। नियति के पास हमेशा की तरह जय बैठा हुआ था, पर उसकी दूसरी तरफ दादी माँ की जगह आकाश और उसके पास आदित्य दोनों बैठ गए थे। स्टाफ सबको खाना सर्व कर रहे थे, पर जय हमेशा की तरह हर डिश उठाकर नियति की प्लेट में डाल रहा था। आकाश और आदित्य भी कभी कभी नियति को खाना सर्व कर रहे थे। उन तीनों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे भाई बहन की प्यार को वो क्लोज से देख रहे हो। आकाश और आदित्य को भी पहली बार ये महसूस हो रहा था कि एक बहन की प्यार से देखभाल करना और ये छोटे छोटे गेस्चर दे से खाना सर्व करना, फोरहेड पर किस करने से कैसा महसूस होता है। कौशल्या जी, ब्रिजेश जी, संग्राम जी, चंद्रिका जी सब उनकी बॉन्डिंग को देखकर खुश थे। वहीं उन सबकी इतनी अच्छी बॉन्डिंग देखकर अमृत और अर्जित के दिल में एक टीस सी उठी। नियति उनकी छोटी बहन थी, अगर वो भी उसे अच्छे से और प्यार से ट्रीट करते तो क्या नियति उनके साथ भी ऐसे ही प्यार से नहीं रहती। वहीं दूसरी तरफ एक 50 मंजिला बिल्डिंग जिसकी बाहर एक लिमिटेड एडिशन पोस्ट कार आकर रुकी। कार को देखकर गार्ड ने जल्दी से गेट ओपन कर दिया। कार अंदर चली गई। कार से एक लड़की निकली जिसने एक ब्लू और व्हाइट की फ्लोरल ड्रेस पहना हुआ था जो उसकी घुटनों तक आ रहा था। उस लड़की के बाल हवा से लहरा रहे थे। वो सच में बहुत खूबसूरत थी। ये लड़की कोई और नहीं सारिका थी और इस वक्त वो प्रखर से मिलने के लिए रायजादा कॉर्पोरेशन में आई थी। वो सीधा अंदर चली गई। रिसेप्शन में जो लड़की बैठी थी, सारिका उसके पास चली गई और अपनी होंठों पर एक मीठी मुस्कान लिए बोली, हाय इतिश्री, क्या प्रखर कंपनी में आ गए हैं? उसकी बात सुनकर रिसेप्शन में जो लड़की बैठी थी उसने सामने सारिका को देखा तो उसकी होंठों पर भी स्माइल आ गई। अरे सारिका मैम, आप क्या आपकी शूटिंग खत्म हो गई है? इतिश्री ने भी हंसते हुए पूछा। सारिका रायजादा एंटरटेनमेंट ग्रुप में एक साइन आर्टिस्ट थी। वो टॉप मॉडल और एक्ट्रेस में आती थी। कहा जाए तो कोई भी और उसकी टक्कर का नहीं था।
ऊपर से सारिका रायजादा फैमिली की बेटी थी, फिर भी उसकी डाउन टू अर्थ बिहेवियर और सबके साथ अच्छे से बात करने की तरीके की वजह से कंपनी में भी सब उसे बहुत ज्यादा पसंद करते थे। लगभग सब कंपनी में उसे जानते थे। इतिश्री स्माइल करते हुए बोली, जी मेन बॉस तो 1 घंटे पहले ही आ गए हैं। सारिका ने मुस्कुराकर उसे थैंक यू कहा और वहां से लिफ्ट की तरफ चली गई। उसके जाने के बाद 2 लड़कियां इतिश्री के पास आ गई। एक लड़की बोली, लगता है मैम हर बार की तरह आते ही बॉस से मिलने आए हैं। दूसरी लड़की हाँ में सिर हिलाकर बोली, हाँ मुझे तो लगता है जल्दी ही बॉस और मैम शादी कर लेंगे। वैसे भी मैम बॉस से कितना प्यार करती है, मैम बॉस के लिए बिल्कुल परफेक्ट भी लगती है। इतिश्री हंसते हुए बोली, हाँ लगता तो यही है, दोनों की जोड़ी अच्छी लगेगी। हाँ वो कितनी काइंड हार्टेड और सिंपल भी तो है, वो बॉस के बारे में कितना सोचती है। कभी कभी बीवी की तरह वो उनके लिए टिफिन लेकर आती है। लगता है उन दोनों जरूर प्यार है जो वो दुनिया के सामने नहीं दिखा रहे हैं। वैसे भी मैंने सुना है सीईओ सर ने अगर शादी नहीं की होती और इनका बेटा नहीं होता तो कब का सारिका मैम और बॉस की शादी हो चुकी होती। दूसरी लड़की बोली, हाँ वो तो है, जरूर किसी ने बॉस को फंसा लिया था। किसी ने भी कभी उनकी वाइफ को नहीं देखा है। सारिका मैम इतनी अच्छी है इसलिए वो अभी भी बॉस से शादी करना चाहती है, उनके बेटे होते हुए भी। पहली लड़की बोली, कंपनी में किसी को भी सीईओ के केबिन में जाने का हक नहीं था, पर सारिका आराम से जा सकती थी परमिशन लेकर। वैसे भी सारिका रायजादा फैमिली से थी और कंपनी में सबको लगता था कि आज नहीं तो कल सारिका ही उनकी लेडी बॉस बनेगी। वहीं सारिका सीधे ऊपर चली गई। उसने प्रखर की केबिन की डोर नॉक किया तो अंदर से एक गहरी आवाज आई, कॉम इन। प्रखर की आवाज सुनकर सारिका की दिल की धड़कन बढ़ गई। वो जल्दी से अंदर चली गई। प्रखर जो फाइल चेक कर रहा था, उसने नजरें उठाकर सामने सारिका को देखा तो उसकी भौहें सिकुड़ गई। सारिका अपनी होंठों पर स्माइल लिए प्रखर के पास चली गई। प्रखर के चेहरे पर कोई भी भाव नहीं था, पर सारिका जानती थी ये तो प्रखर का हमेशा का है। वो कभी भी स्माइल ही नहीं करता था। वो प्रखर को हक करना चाहती थी, पर प्रखर की इंडिफरेंस बिहेवियर को देखकर वो कुछ नहीं बोली। ना ही उसने अधीर होकर जबरदस्ती प्रखर को हक किया। कैसे हो आप प्रखर? मैं कल ही आ गई थी और आपसे मिलना चाहती थी, पर कल आप ऑफिस ही नहीं आए थे, इसलिए मैं आज आ गई। प्रखर ने बस सिर हिला दिया। इसका मतलब था कि वो ठीक है। उसका सारिका को ये पूछने का कोई इरादा नहीं था कि वो कैसी है, जिस वजह से सारिका की दिल में एक टीस सी उठी। उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसकी दिल को टुकड़े कर रहा हो। सारिका ने अपने भाव को छुपा लिया और अपने बैग से जल्दी से एक बॉक्स निकाला और टेबल पर रखते हुए बोली, प्रखर ये एक वॉच है जो मैंने आपके लिए लिया था। मैंने ऑलरेडी सबको उनका गिफ्ट दे दिया है, बस आपकी गिफ्ट देना बाकी था। आई होप आपको ये वॉच बहुत पसंद आएगा। सारिका की होंठों पर एक जेंटल स्माइल थी। मुझे किसी भी नॉन ब्रांड का वॉच पसंद नहीं है, तुम इसे ले जा सकती हो। प्रखर ने बस इतना ही कहा और आपने फाइल देखने लगा। प्रखर को ऐसी वॉच वगैरह पसंद नहीं थी, उसके लिए कस्टम मेड वॉच बनता था। नहीं तो वो वॉच जो करोड़ों में ऑक्शन होता था, वो वैसी वॉच को ज्यादा प्रेफर करता था। आज तक सारिका ने पहले भी उसे कितना कुछ गिफ्ट दिया था। या तो वो उन गिफ्ट्स को लेता ही नहीं था, या फिर उसे फेंक देता था, या तो प्रखर का असिस्टेंट तन में उसे कहीं चैरिटी में दान कर देता था। प्रखर की मुंह से फिर से अपनी गिफ्ट की रिजेक्ट सुनकर सारिका का दिल फिर से टूट गया। पहले प्रखर कहीं उसकी गिफ्ट लेने से मना ना कर दे, इसलिए वो जब प्रखर घर आता था वो सबके सामने उसे गिफ्ट देती थी। पर प्रखर तो प्रखर था, वो तो घर वालों के सामने भी मना कर देता था। मैंने सुना है आपने अपने लिए लड़की चूज कर लिया है और उससे शादी करने जा रहे हैं। क्या आप इसे एक गिफ्ट की तरह नहीं रख सकते हैं? वैसे भी मैं आपको शादी में तो गिफ्ट नहीं दे सकती ना। फिर आपने दिल को समझाकर उसने जल्दी से अपने बैग से टिफिन निकाला और बोली, इसमें कुछ कुकीज है और कुछ पेस्ट्री जो मैंने आपके लिए बनाया है, आप इसे खा लेना प्लीज, आप मना नहीं कर सकते। एटलीस्ट इतना तो हक है ना मेरा। सारिका फीकी स्माइल करते हुए चिढ़ने की अंदाज में बोली। जैसे वो बचपन में प्रखर के साथ बात करती थी। प्रखर ने सारिका को देखा जो थोड़ी जिद्दी थी, इसलिए वो बिना भाव के बोला, ठीक है वहां रख दो। सारिका उनकी फैमिली मेंबर थी, इसलिए प्रखर कभी सारिका पर ज्यादा हार्श नहीं होता था, वरना उसकी फैमिली वालों को ही अच्छा नहीं लगेगा। भले ही वो अपने फैमिली से दूर रहता था, पर वो हमेशा उनकी सेफ्टी को इंश्योर करता था। प्रखर की बात सुनकर सारिका खुश हो गई और टिफिन को लेकर कॉफी टेबल पर रख दिया। अगर कुछ और नहीं है तो तुम जा सकती हो, प्रखर ठंडे भाव से बोला। सारिका को लगा था प्रखर उसे थैंक्स कहेगी, पर ऐसा कुछ नहीं कहा उसने।
सारिका थोड़ी दुखी तो हुई पर कुछ नहीं बोली, ये सोचकर कि प्रखर तो हमेशा से ही ऐसा ही ठंडा बिहेव करता था। अगर उनकी रिश्ते को आगे बढ़ाना है और प्रखर की दिल में फीलिंग्स जगाना है तो उसे एक एक स्टेप लेना होगा। वो अभी से ज्यादा तो नहीं सोच सकती है। वो वहां से प्रखर को निहारते हुए बोली, नहीं मैं बस ये वॉच और स्नैक्स देने आती थी। मुझे अभी घर जाकर बड़ी मोम और मोम के साथ शॉपिंग पर भी जाना है। सारिका एक छोटी एक्साइटेड लड़की की तरह बोलकर वहां से बाहर चली गई। बाहर आकर उसने राहत की सांस ली, उसकी आंखों में आंसू आ गए। जब आप जिसे प्यार करो वो सामने हो पर आप उसे छू भी ना पाओ तो कितना दर्द होता है, ये बात सारिका सालों से महसूस कर रही थी। उसके जाने के बाद एक लड़का नॉक करके अंदर आया। उसे देखते ही प्रखर बिना भाव के आपने फाइल में देखते हुए बोला, इन सभी चीजों को डस्टबिन में फेंक दो। ये लड़का प्रखर का असिस्टेंट तन्मय था। उसने टेबल से वॉच बॉक्स को उठाया जिसे सारिका ने वापस नहीं लिया था, और कॉफी टेबल से टिफिन को उठाया और लेकर बाहर चला गया। वैसे भी ऐसा उसने कई बार किया था, उसे इन सब की एक्सपीरियंस था। 5. डीएनए रिपोर्ट। हैरानी, प्रॉपर तरीके से माफी मांगना होगा तो कितना दर्द होता है, ये बात सारिका सालों से महसूस कर रही थी। उसके जाने के बाद एक लड़का नॉक करके अंदर आया। उसे देखते ही प्रखर बिना भाव के आपने फाइल में देखते हुए बोला, इन सभी चीजों को डस्टबिन में फेंक दो। ये लड़का प्रखर का असिस्टेंट तन्मय था। उसने टेबल से वॉच बॉक्स को उठाया जिसे सारिका ने वापस नहीं लिया था, और कॉफी टेबल से टिफिन को उठाया और लेकर बाहर चला गया। वैसे भी ऐसा उसने कई बार किया था, उसे इन सब की एक्सपीरियंस था। अब आगे, उसने उस वॉच को डोनेट करने के लिए रखा था और उस टिफिन को बाहर डस्टबिन में फेंक दिया। और मन ही मन बोला, कितनी अफसोस की बात है, ये लड़की बॉस का पीछा क्यों नहीं छोड़ देती। बॉस तो उन्हें बस एक फैमिली मेंबर की तरह ट्रीट करते हैं। अगर बॉस मिस नियति से प्यार नहीं करते तो शायद मिस सारिका के लिए एक चांस होता, पर जिस तरह से बॉस मिस नियति के पीछे पागल है, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता है कि कभी भी बॉस मिस सारिका के बारे में सोचेंगे। इतना सोचते हुए वो वहां से चला गया, इस बात से अनजान कि कोई उसे टिफिन को डस्टबिन में फेंकते हुए देख रहा है। ये कोई और नहीं सारिका थी, जो प्रखर को स्टिक देना भूल गई थी, जो वो उसके लिए लेकर आई थी। उसने उसे बैग में नहीं रखा था, कार में जाकर ही उसने उसे देखा और उसे फिर से देने के लिए रिटर्न आया थी। पर आपने दिए टिफिन को तन्मय को ऐसे डस्टबिन में फेंकते हुए देखकर उसका दिन बुरी तरह से टूट गया था। वो समझ गई कि जरूर प्रखर ने ही तन्मय को उस टिफिन को डस्टबिन में फेंकने के लिए कहा होगा, वरना तन्मय की हिम्मत नहीं होगी प्रखर के बिना परमिशन के टिफिन को ऐसे डस्टबिन में फेंकने की। उसने अपने हाथ में एक छोटे कैरी बैग को देखा और फिर रोते हुए वापस एलिवेटर में चली गई। क्यों प्रखर, क्यों मेरे एफर्ट्स और प्यार आपको दिखाई नहीं दे रहा है? क्या कमी है मुझमें जो आप मुझे प्यार नहीं कर सकते? क्यों? सारिका इस वक्त बहुत उदास और हताश लग रही थी। बचपन से वो प्रखर से प्यार करती थी, वो प्रखर को किसी और के साथ देख नहीं पा रही थी। नहीं, अब बहुत हो गया, मैं अब और नहीं बर्दाश्त कर सकती। मैं प्रखर को पाना चाहती हूँ, उसे अपना बनाना चाहती हूँ, और मुझे ये सब जल्दी ही करना होगा, वरना इस बार फिर से प्रखर मुझसे दूर ही जाएंगे। रोते हुए वो नीचे पहुंची और कार में बैठकर वहां से रायजादा मेंशन के लिए निकल गई। कार में भी वो प्रखर को दिए उसकी टिफिन को डस्टबिन में सोचकर रो रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, पर वो इतनी जल्दी हार मानने के लिए तैयार नहीं थी। थोड़ी देर में मेंशन पहुंच गई थी, जैसे ही वो अंदर गई। अंदर सब हॉल में बैठे हुए थे। सारिका उन्हें अवॉइड करके रूम में जाना चाहती थी, क्योंकि रोने की वजह से उसकी फेस लाल हो गया था। वो घर में सबको परेशान नहीं करना चाहती थी, पर घर में सब ने उसकी लाल आंखें देख लिया था, पर कोई कुछ नहीं बोले। उन्हें पता था जरूर प्रखर की कंपनी में ऐसा कुछ हुआ है जिस वजह से सारिका रोई है। या तो प्रखर ने उसे रुडली कुछ कहा है, या फिर गिफ्ट लेने से मना कर दिया है, जिस वजह से सारिका इतना रो रही है। सुप्रिया जी को अपनी बच्ची की ऐसी हालत देखकर बहुत दुख हो रहा था। बच्ची, जाओ, जाकर फ्रेश होकर आ जाओ, हमें शॉपिंग पर जाना है ना? तुम ही तो कह रही थी हमारे साथ जाना है। उनकी बात सुनकर सारिका ने फीकी स्माइल करके हाँ में सिर हिला दिया और ऊपर चली गई। उसके जाने के बाद सुप्रिया जी ने गहरी सांस लिया और बोली, पता नहीं हमारी बच्ची कब प्रखर को पूरी तरह से भूल पाएगी। प्रखर तो सारिका से कभी प्यार करेगा ये मुझे नहीं लगता है। जरूर वहां कुछ हुआ है जिस वजह से वो इतना दुखी होकर रोकर आई है। उनकी बात सुनकर अंकिता जी भी बोली, हाँ, इसलिए मैं चाहती हूँ कि सारिका प्रखर से दूर रहे। मैं नहीं चाहती हूँ कि प्रखर के पीछे जाने की सोचकर वो अपनी फ्यूचर को भी बर्बाद कर दे।
उन्होंने सारिका को अपनी आंखों के सामने छोटे से बड़े होते हुए देखा था। वो उनकी बेटी थी और अगर सच कहा जाए तो वो भी सारिका को अपनी बहू बनाना चाहती थी। पर वो प्रखर से जबरदस्ती तो नहीं कह सकती थी। अगर इस शादी से उनका बेटा खुश नहीं है तो फिर इस शादी का क्या फायदा। वहीं दूसरी तरफ नियति इस वक्त अपनी लैब में थी। वो अपने टेस्ट रिपोर्ट को देखकर हैरान थी। प्रखर की डीएनए में उससे इंसान के साथ साथ 2 अलग डीएनए भी मिला था। ऐसा लग रहा था जैसे ब्लड के साथ पूरी तरह से मिल गया हो। वो हैरान थी कि प्रखर सच में उन चारों में से एक था जिसके ऊपर वो अजीब सा एक्सपेरिमेंट किया गया था, जिसे फीनिक्स का पुराना खून कहा जा रहा है, जो उन्हें किसी एंटीक की खोज में मिला था, और एक डीएनए जो किसी जानवर के डीएनए जैसा लग रहा था। प्रखर ने क्या क्या सहा होगा या उसके साथ क्या हो रहा होगा, ये तो नियति सोच भी नहीं पा रही थी। उसकी आंखों के आगे प्रखर का कल का वो चेहरा आ गया, जो कितनी बेशर्मी से उसके साथ बात कर रहा था। क्या वो इंसान इतनी परेशानी से भी जूझ रहा है? उसे जितना पता था उन चारों बच्चों को उन अंधेरों में छुपे रिसर्च इंस्टीट्यूट अभी भी ढूंढ रहे हैं, ताकि उनके ऊपर रिसर्च किया जा सके। क्या इससे प्रखर रायजादा जैसा इंसान अनजान होगा? और तो और सबसे बड़ी बात, इतनी बड़ी फैमिली का बेटा वहां कैसे गया जो उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट हो गया? क्या रायजादा फैमिली इतनी लापरवाह था? वहीं कल रात उसने कियान की सिर से एक बाल तोड़ लिया था। उसे बस ये देखना था कि प्रखर और कियान के अंदर डीएनए में क्या अलग है, क्योंकि उसे पहले से ही शक था कि प्रखर भी उन चारों बच्चों में से एक था। पर इस वक्त वो पूरी तरह से हैरान थी, क्योंकि कियान और प्रखर का डीएनए 1% भी मैच नहीं कर रहा था। कियान के डीएनए में भी कुछ अलग था, पर नॉर्मल था थोड़ा, पर प्रखर और कियान का डीएनए मैच नहीं कर रहा था। इसका मतलब यही है ना कि प्रखर के साथ कियान का खून का रिश्ता नहीं है। कियान प्रखर का बायोलॉजिकल बेटा नहीं है, जो उसके लिए बहुत शौकन था। नियति की यादों में भी ऐसा कुछ नहीं था। कियान भी शायद नियति को बचाते हुए मर गया था। नियति ने कुछ सोचा, फिर बाद में इस बारे में पता करेगी सोचकर वो अपनी आगे की एक्सपेरिमेंट में लग गई। उसे इस डीएनए को अच्छे से चेक करना था। उसने ऐसी केस कभी नहीं देखा था। वो एक बात के लिए श्योर थी कि प्रखर या कियान किसी की भी बॉडी से खून लॉस होना ठीक नहीं है। वो इस खून से एंटीडोट या फिर कुछ और रिसर्च कर सकती है, सोच रही थी। उसे बार बार यही ख्याल आ रहा था, अगर कियान प्रखर का बेटा नहीं है तो फिर दुनिया के सामने प्रखर ने कियान को क्यों अपना बेटा बनाया है? वो भी एक ऐसा बेटा जिसकी मां की कोई अता पता नहीं है। आज तक किसी को ये भी नहीं पता कि प्रखर रायजादा की वाइफ का नाम क्या है। वो जिंदा है या मर गई है, या फिर उन दोनों का डाइवोर्स हो गया है। फिर बाद में सबको यही लगा कि उनकी वाइफ शायद मर गई है। अगर कियान प्रखर का बेटा ही नहीं है तो फिर पिछली जिंदगी के नियति और प्रखर की शादीशुदा जिंदगी में क्यों तूफान आ गया? वो लड़की कौन थी जो कियान की मां होने का दावा करती थी? और प्रखर उस लड़की को कैसे जानता था? नियति ने इरिटेशन में अपना सिर झटका। वो क्यों इन सब के बारे में सोच रही है? इस बात से उसे क्या फर्क पड़ता है, चाहे कियान किसका भी बेटा हो। उसने उससे मम्मी कहा था, यही बात नियति की दिमाग में घूम रही थी। नियति ने सिर झटका और 1 घंटे रिसर्च करने के बाद वो लैब से बाहर चली गई। तभी खुशी चाहते हुए उसके पास आकर बोली, न्यू परसों दी की बर्थडे है। पापा और माँ ने तुझे और सुमन को बुलाया है, और दी ने भी तुम्हें लाने के लिए बोला है। उसकी बात सुनकर सुमन ने कुछ सोचा, फिर बोली, अगर मुझे टाइम मिला तो मैं आऊंगी। नहीं, तुम्हें आना ही होगा। वैसे भी परसों हमें कोई काम भी नहीं है। कल तक हमारा वो सप्लाई भी आ जाएगा, फिर तुम क्यों नहीं आ सकती हो? खुशी की जिद करने की वजह से सुमन मान गई। फिर दोनों ने नियति की तरफ देखा, जो बिना भाव के बोली, ठीक है। उसकी हाँ सुनकर दोनों खुश हो गई, और खुशी नियति और सुमन दोनों को जबरदस्ती अपने साथ मॉल लेकर चली गई। वहीं शेखावत विला में नेहा और रूही के 5 दोस्त अपने घर चले गए थे। इस वक्त नेहा और रूही सबके सामने खड़ी हुई थी। विपुल जी, सीखा जी, अमृत तीनों उन दोनों को थोड़े गुस्से से देख रहे थे। विपुल जी गुस्से से बोले, क्या तुम दोनों को अपनी गलती पर पछतावा है? उनकी गुस्से भरी बात सुनकर रूही और नेहा दोनों ने रोते हुए हाँ ने सिर हिला दिया। विपुल जी गुस्से से बोले, रूही मुझे नहीं पता कि बचपन में तुम्हें गलतफहमी हुई थी या फिर तुमने जानबूझकर ऐसा किया था, पर तुम्हारी वजह से नियति को हमें घर से हॉस्टल भेजना पड़ा। सब उसे आज तक गलत समझते थे, और इसमें हमारी भी गलती है कि हमने तुम पर ज्यादा भरोसा किया था। तभी अर्जित बोला, डेड प्रिंसेस कह तो रही है उससे गलती हो गई थी।
गलतफहमी की वजह से उसने नियति को दोष दिया था, उसने ये सब जानबूझकर नहीं किया था। तभी जय गुस्से से फटते हुए बोला, तुम चुप करो गधे बेवकूफ कहीं का। अगर रूही की जगह नियति रूही पर इल्जाम लगाती, चाहे गलतफहमी में ही क्यों ना हो। बाद में अगर रूही सही साबित हो जाती और नियति कहती कि उससे गलतफहमी हो गई थी, क्या तुम नियति को छोड़ देते और ये कहते कि नियति से गलतफहमी हो गई थी? उसकी बात सुनकर अरिजित, जो रूही की फॉर्म में बहुत कुछ बोलने वाला था, वो पूरी तरह से चुप हो गया। सच में अगर ऐसा हुआ होता तो क्या वो नियति का कभी साथ देता? जैसे इस वक्त वो रूही की साथ दे रहा है, शायद बिल्कुल भी नहीं। वो जरूर नियति को पनिशमेंट देने की बात पर अड़ा रहता। तुम सच में एक बेवकूफ और अंधे इंसान हो। नियति सच कहती है, तुम सौतेले हो और उसी सौतेले भाई की तरह भेदभाव करते हो। तुम्हें बस अपनी इस मैनेज बहन की फिक्र है, और जो मेरी लिटिल सिस्टर ने बाहर रहकर इतने साल स्ट्रगल किया, उसका क्या? वो भी सिर्फ तुम्हारी सो कॉल्ड कचरा बहन रूही की एक गलतफहमी की वजह से। और अब जब उसे सजा मिलने वाली है तो तुम बीच बचाव कर रहे हो। जय की बात सुनकर अरिजित का सिर शर्म से नीचे झुक गया। तभी रूही रोते हुए बोली, जय भाई प्लीज आप भाई को दोष मत दीजिए। ये मेरी गलती है, मुझे गलतफहमी हो गई थी। डैड जो भी सजा मुझे देंगे मुझे मंजूर होगा। आपको इतना चिंता करने की जरूरत नहीं, मुझे पता है मैं गलत थी। रूही रोते हुए इस वक्त बहुत दयनीय लग रही थी। ओहो बस करो आपने ये थर्ड क्लास की एक्टिंग रूही, मुझे तुम्हारी इस एक्टिंग में कोई दिलचस्पी नहीं है। जय गुस्से से बोला। वहीं जय की बात सुनकर आकाश और आदित्य हंस रहे थे। वो भी कुछ कहना चाहते थे, पर क्या बोले समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि उन्हें तो इस लड़की रूही के बारे में ज्यादा कुछ पता ही नहीं था। उसकी चिल्लाने की वजह से रूही चुप हो गई और रोने लगी, जैसे जय की बातों से उसे डर लग रहा हो। तभी विपुल जी बोले, बस बहुत हुआ ये झगड़ा, सब चुप रहो। रूही आज से तुम्हारी सारी एक्सपेंसेस 2 महीने तक बंद कर दिया जाएगा। और फिर अमृत को देखकर बोले, रूही की कार्ड को ब्लॉक कर दो। और नेहा मुझे नहीं लगा था कि तुम ऐसा कुछ करोगी। तुमने नियति के बारे में कॉलेज में आपने दोस्तों के सामने झूठी अफवाह फैलाई। सबके आगे ये कहा कि नियति इस घर की गोदली हुई बेटी है। मुझे तुमसे तो ये उम्मीद नहीं थी, मुझे लगा था तुम रूही से भी ज्यादा समझदार हो। पर तुमने भी मुझे पूरी तरह से निराश कर दिया है। तुम्हारी भी कार्ड को 2 महीने के लिए ब्लॉक कर दिया जाएगा और तुम्हारे सारे एक्सपेंस भी बंद कर दिया जाएगा। आज नियति की आने के बाद तुम दोनों को नियति से प्रॉपर तरीके से माफी मांगनी होगी। आपने डैड की बात सुन मार रूही की आंखों में खून उतर आया। फिर भी उसने हाँ में सिर हिला दिया। उसे गुस्सा आ रहा था, उसने कल पार्टी में सबके सामने नियति से माफी मांग, वो भी घुटनों के बल बैठकर। क्या ये उसके डैड के लिए काफी नहीं होना चाहिए था? ये सजा भी कोई सजा है? शॉपिंग पर तुमने भी मुझे पूरी तरह से निराश कर दिया है। तुम्हारी भी कार्ड को 2 महीने के लिए ब्लॉक कर दिया जाएगा और तुम्हारे सारे एक्सपेंस भी बंद कर दिया जाएगा। आज नियति की आने के बाद तुम दोनों को नियति से प्रॉपर तरीके से माफी मांगनी होगी। आपने डैड की बात सुन मार रूही की आंखों में खून उतर आया। फिर भी उसने हाँ में सिर हिला दिया। उसे गुस्सा आ रहा था, उसने कल पार्टी में सबके सामने नियति से माफी मांग, वो भी घुटनों के बल बैठकर। क्या ये उसके डैड के लिए काफी नहीं होना चाहिए था? अब आगे, अब उसके डैड क्या उससे ज्यादा सच में नियति से प्यार करने लगे हैं? ये बात रूही को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। तभी जय मुंह बनाकर बोला, ये सजा भी कोई सजा है? मेरी लिटिल सिस्टर की गलती पर तो आपने इतनी बड़ी सजा दे दिया था, और अब आप इस लड़की को इतनी छोटी सजा दे रहे हो, ऐसा क्यों? क्या आपको नहीं लगता है कि रूही और नेहा को भी घर से बाहर निकाल देना चाहिए? बाहर रहेंगे तो उन्हें भी तो अकल आ जाएगी, जैसा आपने नियति के बारे में सोचकर भेजा था। ठीक वैसे ही, देखा नहीं मेरी लिटिल सिस्टर ने कितना कुछ हासिल किया है। आपकी बेटी भी शायद बाहर रहकर थोड़ा दिमाग हासिल कर ले। बस करो जय, तुम इतना क्यों रूही और नेहा से नफरत करते हो? क्या उसकी गलतफहमी की वजह से उसे जो सजा मिली वो काफी नहीं है? उसने जानबूझकर तो नियति को नहीं फंसाया था ना? अरिजित थोड़े गुस्से से बोला। और क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि रूही और नेहा इस वक्त किस हालत में है? उसकी बात सुनकर जय ने नेहा और रूही को देखा और हंसते हुए बोला, हे सच में ये दोनों किसी सुअर की तरह लग रहे हैं। ऐसा लग रहा जैसे ये शहद चुराने गए थे और इन्हें मधुमक्खियों ने काट लिया है। अगर कोई बच्चा इन्हें गलती से भी देख लेगा तो जरूर इन दोनों की भयानक चेहरे को देखकर डरकर भाग जाएगा। तुम ठीक कह रहे हो, इस हालत में अगर ये दोनों बाहर जाकर काम करेंगे तो सब शेखावत फैमिली पर उंगली उठाएंगे इन दोनों सुअर को देखकर।
तो फिर ठीक है, अभी नहीं, जब ये दोनों ठीक हो जाए तो इन्हें बाहर भेज देना। इतना कहकर जय हंसते हुए बोला, इसकी गलतफहमी की वजह से जब नियति को घर से निकाल दिया गया, जब इस मनहूस लड़की की वजह से नियति ने इतना सफर किया, तब तुमने क्यों नहीं कहा कि रूही को गलतफहमी हो गई होगी? नियति ने उसे धक्का नहीं दिया, इसलिए नियति को घर से नहीं निकालना चाहिए। अब जब बात तुम्हारी इस मनहूस बहन की आई तो तुम्हें बुरा लग रहा है। सच कहती है मेरी लिटिल सिस्टर, आखिरकार सौतेले हमेशा सौतेले ही होते हैं। जय की बात सुनकर अर्जित की आंखों में आंसू आ गया। इस बारे में उसने सोचा भी नहीं था कभी, पर वो रूही से बहुत ज्यादा प्यार करता था। वो उसे बाहर जाकर कैसे सफर करने दे सकता था, इसलिए उसे नहीं लगा कि उसने कुछ गलत कहा है। भले ही रूही ने अपनी गलतफहमी के चलते उस वक्त नियति पर झूठा इल्जाम लगाया था, पर कल से उसे सजा ही मिल रही है। सबके सामने घुटनों पर बैठकर माफी मांगना, सबके सामने अमृत भाई और उनके डैड का उसे मारना, फिर किडनैप होकर इस हालत में आ जाना, इतना तो रूही ने कल से सफर किया है। अब क्या वो और सजा झेल पाएगी? पर उसे क्या पता था कि उसकी बात का ऐसा भी मतलब जय निकालेगा। वहीं रूही और नेहा को गुस्सा आ रहा था। जय सबके सामने उन्हें मनहूस और सुअर कह रही थी। उन्हें बस अपनी फेस की चिंता हो रही थी कि कैसे वो अपनी फेस को ठीक करेंगे। तभी नीरज जी बोले, जय अब बस करो, अगर सजा देना होगा तो नियति खुद दे देगी। जो भी हो, रूही तुम्हारी छोटी बहन है, तुम्हें उसके बारे में ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। किसने कहा कि वो मेरी बहन है? मेरी सिर्फ एक ही लिटिल सिस्टर है, जिसे इस लड़की ने पहले बहुत परेशान किया है। अगर बचपन से मैं यहाँ होता तो मैं जरूर अपनी बहन को प्रोटेक्ट करता। मैंने अच्छे से वीडियो में देखा है कि ये मनहूस लड़की नियति से किस तरह बात कर रही थी। मैं भी किससे कह रहा हूँ, आप भी तो अपने बड़े भाई के जैसे हो। मुझे तो अभी भी यही लगता है कि उस वक्त जरूर मैं पेंटिंग कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट ना कर पाऊँ, इसलिए आप सबने ही मेरे सर्टिफिकेट को छिपा दिया होगा या फिर जला दिया होगा ताकि मैं पेंटिंग ही ना कर पाऊँ। जय गुस्से से बोला। उसकी बात सुनकर नीरज जी और सरिता जी के साथ साथ विपुल जी और सीखा जी का चेहरा भी काला पड़ गया। वो इस बारे में कैसे नहीं जान सकते थे? वो अच्छे से जानते थे कि किसने जय की सर्टिफिकेट को गायब किया था, पर ये सब उन्होंने जय की फ्यूचर के लिए ही छिपाया था, ताकि जिसने ये किया है जय उससे नफरत ना करने लगे। वो नहीं चाहते थे कि जय इस पेंटिंग जैसी बेकार लाइन में जाकर अपने जिंदगी बर्बाद कर ले। पर अब उन्हें एहसास हो रहा था कि उनसे कितनी बड़ी गलती हो गई थी। चाहे कुछ भी हो जाए, वो जय को नहीं बदल सकते थे। वो जाने अनजाने में सबसे नफरत ही करने लगा है। जय वहां से उठकर गुस्से से चला गया। जब भी उसे याद आता था कि कैसे उसने इन सब के सामने घुटने टेक कर गिड़गिड़ाया था कि वो उसकी कॉन्टेस्ट फॉर्म और सर्टिफिकेट उसे वापस दे दे, अगर उन्होंने इसे छिपाया है तो। पर कोई उस वक्त कुछ नहीं बोला, सबने चुप रहना चुना, जिस वजह से उसकी उम्मीद ही टूट गई। यहीं इसी जगह पर वो 4 घंटों तक घुटनों पर बैठा था ताकि वो उस पर दया दिखाकर उसकी सर्टिफिकेट दे दे, पर इनमें से किसी को भी उस पर थोड़ी सी भी दया नहीं आई, जिस वजह से ना सिर्फ वो फिर कभी पेंटिंग नहीं कर पाया, ऊपर से वो एक नेशनल लेवल का फाइनल कंपटीशन था जिसमें जय बहुत मेहनत से फाइनल में पहुंचा था, और उसे इसी वजह से ना आने की वजह से हमेशा के लिए जज ने गुस्से से बैन करवा दिया। वो फिर दूसरे साल कंपटीशन में नहीं जा पाया और उसे पता नहीं कितने ताने सुनने को मिले, इसी वजह से कि जय शेखावत ने डर कर कंपटीशन को छोड़ दिया। आज तक उस दिन के बाद जय ने कभी कैनवास या पेंटिंग ब्रश को हाथ तक नहीं लगाया है, और इसी वजह से वो अपने घर वालों से इतना गुस्सा रहता था। उसे अपनी फैमिली से कोई मतलब ही नहीं रहता था, और अब भी वो उनसे नफरत ही करता था। उसके जाते ही आकाश और आदित्य भी चले गए, क्योंकि जय के बारे में वो दोनों भी अच्छी तरह से जानते थे कि क्यों जय अपनी फैमिली से इतना कटा कटा सा रहता है। विपुल जी की आंखों में आंसू आ गए। वो नीरज को देखकर बोले, तुम जय को कुछ भी बोलने से मत रोको। के ने जो कहा बिल्कुल सच है, ये सब हमारी गलती है, जिस वजह से हमने नियति और जय दोनों बच्चों को खो दिया है। अब उनसे बहस कर कि उनकी नफरत को और बढ़ाना ठीक नहीं है। उनकी बात सुन मार नीरज जी ने भी गहरी सांस लिया। उन्हें पता था कि उन सब ने मिलकर दोनों बच्चों को बहुत हट कर दिया है। विपुल जी फिर रूही की तरफ देखकर बिना भाव के बोले, नियति के आने के बाद तुम दोनों उससे माफी मांगोगी। अगर वो तुम्हें माफ कर देगी तो ही ठीक है, वरना अगर वो कहेगी तुम्हें घर से बाहर जाने को तो मैं नहीं रोकूंगा। तुम दोनों भी कॉलेज के पास हॉस्टल में रहोगी। इतना कहकर वो वहां से उठकर चले गए। मोम, ये डैड क्या कह रहे हैं? हम कैसे हॉस्टल में रह सकते हैं? रूही डरते हुए सीखा जी को देखकर बोली।
तो शिखा जी जो बहुत दुखी थी वो उसे देखते हुए बोली, मैं आपके डैड से बात करती हूँ। इतना कहकर वो भी वहां से चली गई। शंभूनाथ जी की फैमिली को भी आपने घर जाना था, इसलिए वो भी वहां से विश्वनाथ जी से मिलने के लिए उनके रूम में चले गए, क्योंकि विश्वनाथ जी और पार्वती जी रूम में चले गए थे। काश्यपी ने मन ही मन स्माइल किया। पहले के से ये लड़की रूही उससे अकड़ दिखाती थी, जैसे वो अकेली ही शेखावत फैमिली की राजकुमारी हो, पर अब इस राजकुमारी को नियति के सामने घुटनों पर बैठकर माफी मांगनी पड़ रही है। कितनी मजाकिया बात है। काश्यपी ने राहत की सांस ली। अगर वो कल आपने दादाजी और डैड की बात नहीं सुनती तो आज इन सब की तरह वो भी इस हाल में होती। काश्यपी मन ही मन रूही और नेहा की मजाक उड़ाते हुए बाहर चली गई। शंभूनाथ जी की फैमिली के जाने के बाद बुआ जी और बाकी सब एक एक करके उनकी रूम में चले गए। वहीं रूही आपने रूम में जाकर कुशन और बाकी चीजें इधर उधर फेंकने लगी। क्यों वो बार बार इस कल की आई लड़की नियति से हार रही है। वहीं दूसरी तरफ मॉल में इस वक्त नियति, खुशी और सुमन तीनों ही मॉल आए हुए थे। खुशी आपने लिए कपड़े देख रही थी, वहीं नियति उस स्टोव में सोफे पर बैठकर अपनी फोन में मेल चेक कर रही थी। वहीं सुमन खुशी को ड्रेस चूज करने में मदद कर रही थी। सभी स्टाफ इस वक्त बहुत अटेंटिव थे, क्योंकि खुशी और सुमन दोनों के पास वीवीआईपी कार्ड था और दोनों ही कभी कभी आकर ड्रेस खरीदते थे। आज तक वो नहीं जानते थे कि ये लड़कियां कौन है, पर वो इतना तो जानते थे कि वो इन लड़कियों को नाराज करने की जोखिम नहीं उठा सकते थे। खुशी ने एक ड्रेस हाथ में ले रखा था, वो उसे ट्राई करना चाहती थी। तभी किसी ने उसकी हाथ से ड्रेस ले लिया, जिस वजह से खुशी और सुमन की आंखें छोटी हो गई। उन्होंने सामने देखा तो एक खूबसूरत लड़की खड़ी हुई थी, जो खुशी को थोड़ी जानी पहचानी लग रही थी। पर सुमन ने कोल्ड आवाज में बोला, हेलो मिस, क्या आपने देखा नहीं कि मेरी दोस्त ने ऑलरेडी इस ड्रेस को होल्ड किया हुआ था। वहीं स्टाफ उस लड़की को देखकर और भी हैरान हो गए, क्योंकि उन्हें अच्छे से पता था कि ये लड़की कौन है, और इस लड़की को तो नाराज करने की जोखिम वो बिल्कुल भी नहीं उठा सकते थे। वो सब डर गई। एक तरफ उस मॉल के ऑनर रायजादा फैमिली की बेटी थी, और वहीं दूसरी तरफ ये दोनों लड़कियां जिनकी बैकग्राउंड भी उन्हें नहीं पता था, पर इतना पता था कि वो भी जरूर कोई बिलियनर होंगे। वहीं सुमन की आवाज सुनकर वो लड़की, जो कोई और नहीं सारिका थी, उसने सामने देखा और बोली, ओहो आई एम सॉरी, मैंने आपको ठीक से देखा नहीं, मुझे लगा स्टाफ है। मुझे ये ड्रेस बहुत पसंद है, क्या आप मुझे ये ड्रेस दे सकती हो। तभी एक कोल्ड आवाज आई, अगर किसी और ने इस ड्रेस को हाथ में ले रखा था तो इसका मतलब यही है कि उसे वो ड्रेस पसंद है। क्या आपको ये छोटी सी लॉजिक समझ में नहीं आती है। सारिका ने मुड़कर पीछे देखा, जहां एक बहुत ही खूबसूरत लड़की खड़ी हुई थी, जिसकी खूबसूरती का कोई कंपटीशन ही नहीं था। वो 3 सालों से मॉडलिंग और मूवी इंडस्ट्री में थी, पर उसने भी इतनी खूबसूरत लड़की कभी नहीं देखी थी। पता नहीं क्यों उस लड़की को देखते ही सारिका को अपने दिल में एक पल के लिए बेचैनी फील हुई। लेमिस ब्रांड की फाउंडर क्वीन लेमी। तभी एक कोल्ड आवाज आई, अगर किसी और ने इस ड्रेस को हाथ में ले रखा था तो इसका मतलब यही है कि उसे वो ड्रेस पसंद है। क्या आपको ये छोटी सी लॉजिक समझ में नहीं आती है। सारिका ने मुड़कर पीछे देखा, जहां एक बहुत ही खूबसूरत लड़की खड़ी हुई थी, जिसकी खूबसूरती का कोई कंपटीशन ही नहीं था। वो 3 सालों से मॉडलिंग और मूवी इंडस्ट्री में थी, पर उसने भी इतनी खूबसूरत लड़की कभी नहीं देखी थी। पता नहीं क्यों उस लड़की को देखते ही सारिका को अपने दिल में एक पल के लिए बेचैनी फील हुई। अब आगे सारिका, जो सालों से अपनी भाव को कंट्रोल कर लेती थी, चाहे वो कितनी भी दुखी, खुशी या हताशी क्यों ना हो, पर नियति को देखकर उसकी आंखों से एक पल के लिए जलन छुप नहीं पाए। सारिका ने फीकी स्माइल किया और बोली, सॉरी, ये लीजिए। इतना कहकर सारिका ने वो ड्रेस ना चाहते हुए भी खुशी की तरफ बढ़ा दिया। खुशी ने भी वो ड्रेस ले लिया, क्योंकि उससे ये ड्रेस अपनी दी के लिए बहुत ज्यादा पसंद आई थी। वहीं नियति सारिका को देखकर उसकी आंखें छोटी हो गई। उसे ऐसा क्यों लग रहा है कि उसने इस लड़की को कहीं पर देखा है। बहुत याद करने के बाद भी उसे याद नहीं आया, इसलिए वो खुशी से बोली, जो लेना है ले लो, हमें मीटिंग में भी जाना है। खुशी ने हाँ में सिर हिला दिया और फिर से शॉपिंग करने लगी। वहीं सुमन नियति के पास खड़ी हुई थी। तभी सारिका के पास 2 लेडी आए, जो कि अंकिता जी और सुप्रिया जी थे, और उन्होंने सारिका को ड्रेस की तरफ देखते देखा, और उसके थोड़ी दूर 2 छोटी लड़कियां खड़ी थी, जो 17 साल की लग रही थी, जिनमें से एक लड़की इतनी ज्यादा खूबसूरत थी कि उसे देखकर वो भी हैरान थे। रायजादा फैमिली की एक्सीलेंट जीन्स था, फिर भी उनकी घर की बेटी भी इतनी ज्यादा खूबसूरत नहीं थी। कितनी उन्हें सामने खड़ी लड़की खूबसूरत लग रही थी।
उसकी ब्यूटीफुल फेशियल फीचर्स, बिना मेकअप के बेदाग दूध जैसा गोरा चेहरा, उसकी वो समुंदर जैसी नीली आंखें, वो बिल्कुल एक परफेक्ट ट्रू ब्यूटी थी। और उसके आसपास का ऑरा बिल्कुल पावरफुल था, जैसे कोई इनविजिबल दीवार जो किसी को भी उसके पास आने से रोक रही थी। अंकिता जी और सुप्रिया जी एक पल के लिए खुद को ये सोचने से रोक नहीं पाई कि अगर ये लड़की उनकी घर की बहू बन जाए तो कितना अच्छा होगा। इस लड़की की खूबसूरती और उनके रायजादा फैमिली की जीन्स मिलकर जो बच्चा पैदा होगा वो कितनी ज्यादा खूबसूरत होगा। पर उन्होंने इस बारे में आगे ज्यादा नहीं सोचा और सारिका से सुप्रिया जी बोली, बेटा क्या तुमने ड्रेस ले लिया? उनकी आवाज सुनकर नियति ने घूमकर उन्हें देखा। ये दोनों भी नियति को जाने पहचाने लग रहे थे। तभी दिमाग पर जोर देने पर उसे अंकिता जी और सुप्रिया जी का चेहरा याद आया। ये दोनों कौन है? याद करके नियति की भौहें सिकुड़ गई। ये नियति की सास और ये प्रखर की चाची, मतलब नियति की चाची सास थी। नियति ने सारिका को देखा तो क्या ये वो लड़की है जिसने नियति के लिए घर में इतनी सारी मुश्किल खड़ी कर दिया था? जब नियति ने प्रखर से शादी कर लिया था तब प्रखर के साथ 2 बार वो रायजादा मेंशन गई थी और यादों के हिसाब से अंकिता जी उससे थोड़े अच्छे से बात करती थी। पर वो बस इसलिए थोड़ा नाराज थी क्योंकि नियति को अगर प्रखर पसंद था तो उसे पहले बोलना चाहिए था ताकि वो प्रखर की शादी उससे करवा दे। पर नियति ने जो किया उस वजह से दोनों फैमिली की ही बदनामी हुई थी। पर सुप्रिया जी उससे बिल्कुल भी बात नहीं करती थी क्योंकि उन्हें भी नियति बिल्कुल पसंद नहीं थी, क्योंकि नियति ने रूही की जगह लेकर शादी किया था। ऊपर से वो रूही की जगह अगर किसी को प्रखर के साथ शादी करवाना चाहती थी तो वो ये लड़की सुप्रिया थी, जो प्रखर से बचपन से प्यार करती थी और प्रखर की शादी के बाद भी वो प्रखर से प्यार करती थी। हालांकि उसे पता नहीं था कि सारिका अच्छी है या बुरी, क्योंकि सारिका ने नियति को कभी चोट नहीं पहुंचाई थी। अगर नियति ने जब संजीत और बाकी लोगों को देखा था, अगर वो जबरदस्ती उनके बारे में याद करती तो नियति कभी उनके साथ शायद इस तरह क्लोज नहीं हुई होती। नियति ने बस एक पल के लिए उन्हें देखा, फिर उन पर से अपनी नजरें हटा लिया। इस जिंदगी में उसे इन सब से कोई लेना देना ही नहीं है, और वैसे भी अगर कोई उससे नाराज हो जाए तो उसकी जूती भी मनाने ना जाए। वो पिछली नियति की तरह नहीं हो सकती थी, जो इन्हें समझाने में और माफी पाने की उम्मीद में उनके पैरों में गिर जाए। वो बस दूसरों को अपनी पैरों में गिराना जानती थी, वो किसी और के पैरों में तो कभी नहीं गिर सकती थी। वहीं अंकिता जी और सुप्रिया जी ने नियति की नज़र को भांप लिया था, जो बहुत सर्द बिना भाव की थी, पर उन्हें बस ये एक गलतफहमी लगा। सारिका ने हाँ में सिर हिला दिया और तीनों स्टोर के बाहर चले गए। कुछ देर बाद ड्रेस खरीदकर खुशी भी फ्री हो गई तो वो भी अपने गार्ड्स को बाइज्जत देकर बाहर चले गए। नियति ने उन दोनों को गार्ड्स के साथ नीचे जाने के लिए बोला और खुद अपनी ब्रांड स्टोर की तरफ चली गई। नियति को देखते ही गार्ड ने जल्दी से डोर ओपन किया। तभी सुनील जो इंचार्ज था वो जल्दी से भाग कर आया और ग्रिट करके बोला, बॉस आपने जो कहा था वो पैक हो गया है, क्या मैं उसे आपकी कार में रख दूं? वहीं नियति को देखकर बाकी सब भी ग्रिट करने के लिए आगे आए। नियति ने बस सिर हिलाया। स्टोर में जितने भी कस्टमर थे वो सब हैरान थे कि इतनी छोटी सी लड़की को सब कैसे बॉस कहकर ग्रिट कर रहे हैं। नियति ने इशारा किया तो सुनील ने जल्दी से सभी स्टाफ को कस्टमर को अटेंड करने के लिए बोला। लेमिस ब्रांड इस मॉल का सबसे बड़ा स्टोर था। लेमिस ब्रांड ने पूरा 5th फ्लोर अपने लिए ले लिया था क्योंकि हर दिन यहाँ ज्यादा कस्टमर रहते थे। सुनील ने एक स्टाफ को जल्दी से पर्सनल कैबिनेट में रखे बैग लाने के लिए बोला, तो वो स्टाफ जल्दी से जाकर बैग ले आया जिसके अंदर 5 बॉक्स थे। नियति ने बॉक्स लिया और बोली, तुम ऑफिस चले जाओ, आज डायमंड आने वाला है, उसे चेक करो। सुनील ने सिर हिला दिया और बोला, जी बॉस मैं वही करने वाला था, पर मुझे लगा आपके ऑर्डर को मुझे खुद ही डिलीवर करना चाहिए। नियति ने सिर हिला दिया और वहां से बाहर चली गई। उसने उस बैग को एक गार्ड को दिया और बोली, इसे बाद में ले आना। गार्ड ने सिर हिला दिया और नियति से बैग को ले लिया। उसे पता था कि ये करोड़ों की कीमत की है, कुछ रीजन होगा वरना उसकी बॉस सुमन और भूसी को पहले नहीं भेजती। वहीं उसके जाने के बाद अंकिता और सुप्रिया ने एक दूसरे को हैरानी से देखा। ये छोटी लड़की कौन है जो लेमिस जैसे इंटरनेशनल ब्रांड के इंचार्ज पर्सन को अपने सामने ऐसे झुका सकती है? सारिका भी वही सोच रही थी। वो भी यहाँ कुछ ज्वेलरी खरीदने आए थे और कोइंसिडेंस से उन्होंने उस खूबसूरत लड़की को देखा जो यहाँ सबसे ज्यादा खूबसूरत थी। सुनील कैसे ही जाने वाला था, अंकिता जी उसके पास आ गई। उनके साथ सुप्रिया जी भी थी। उन्हें देखकर सुनील ने भी उन्हें ग्रिट किया क्योंकि उन्हें पता था कि ये रायजादा फैमिली से है और रायजादा फैमिली अभी वर्ल्ड में नंबर 1 पर है। वो उन्हें ऑफेंड नहीं कर सकता था।
वरना उसका चाहे जो हो उसे परवाह नहीं थी। वो नहीं चाहता था कि कोई भी उसकी बॉस को टारगेट करे। अंकिता जी एक जेंटल स्माइल के साथ बोली, मिस्टर सुनील, अभी जो खूबसूरत लड़की गई वो कौन थी? आप अगर उसे इतना रिस्पेक्ट दे रहे हैं तो जरूर वो कोई इंपॉर्टेंट पसंद होगी। सुनील ने थोड़ा सोचा कि बताए या नहीं, पर फिर भी वो बोला, वो हमारी बॉस है, लेमिस ब्रांड की फाउंडर और दुनिया की सबसे बेस्ट डिजाइनर क्वीन लेमी। सुनील ने ये उन्हें इसलिए कहा क्योंकि वो चाहता था अगर इनका गलत इरादा है तो भी उसकी बॉस की नाम सुनकर वो पीछे हट जाएंगे। वहीं सुनील की बात सुनकर कि वो लड़की क्वीन लेमी है, अंकिता जी, सुप्रिया जी और सारिका तीनों ही शक में थे। ये छोटी सी लड़की जो 16 या 17 साल की लग रही है, वो इतनी बड़ी इंटरनेशनल ब्रांड की फाउंडर और क्वीन लेमी है, जिसे हर एक डिजाइनर अपना आइडल मानता है, जिनकी एक डिजाइन वेबसाइट पर लंच होते ही कुछ सेकंड में स्टॉक आउट हो जाता है। अंकिता जी और सुप्रिया जी भी लेमिस ब्रांड की डिजाइनर क्वीन लेमी की काम को पसंद करती थी। उन दोनों ने कई बार ज्वेलरी और ड्रेस भी डिजाइन के लिए मेल किया था और सारा काम सुनील ही हैंडल करता था, इसलिए वो सुनील को बहुत अच्छे से जानते थे। उन्हें आज तक क्वीन लेमी से मिलने का मौका ही नहीं मिला था और आज उन्होंने उसे देखा तो बात ही नहीं कर पाए। आपकी बॉस क्वीन लेमी सच में बहुत खूबसूरत है मिस्टर सुनील, शी इज ए ट्रू ब्यूटी, अंकिता जी बोली। सुप्रिया जी भी बोली, हाँ वो सच में बहुत ज्यादा खूबसूरत है। क्या उनका कोई बॉयफ्रेंड है? अगर नहीं है तो क्या आप मुझे उनका व्हाट्सएप नंबर दे सकते हो? शायद हमारे घर के किसी बेटे के साथ हम उनकी बात कर सके। अंकिता जी और सुप्रिया जी सच में इतनी खूबसूरत और टैलेंटेड लड़की को आपने हाथ से जाने नहीं देना चाहती थी। वो संजीत या फिर स्वाभिमान में से किसी को इस प्यारी लड़की का पीछा करने दे सकते थे, क्योंकि प्रखर तो उसके पीछे जाने से रहा। प्रखर के लिए ये लड़की परफेक्ट थी, पर प्रखर ने तो आपने लिए ऑलरेडी लड़की पसंद कर लिया था। अब उनके घर में जो बाकी 2 बेटे बचे हैं, एटलीस्ट वो इस लड़की के पीछे जाते। वहीं सुनील की आंखों के सामने कुछ आ गया जहां उसकी बॉस ने बड़े बेरहमी से उन लड़कों को मारा था। अगर उसने अपनी बॉस के सामने प्यार की बात की तो क्या पता अगला मछलियों को खाना वो खुद ही बन जाए। वो अजीब तरह से हंसते हुए बोला, मैम हमारी बॉस सिर्फ 17 साल की है, उन्हें अभी प्यार में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे थोड़ा काम है, मुझे अभी जाना होगा, आप अपनी शॉपिंग एंजॉय कीजिए। फिर स्टाफ की तरफ देखकर बोला, मैम को अभी की लेटेस्ट कलेक्शन दिखाओ। इतना कहकर उसने स्माइल किया और वहां से भाग गया। डे से उसके पीछे भूत पड़े हो। सारिका मन ही मन बोली, ओहो तो ये इतनी बड़ी डिजाइनर है, इसलिए उसने इतनी घमंड है। इतना सोचकर उसने सिर झटका और बोली, बड़ी मोम आप क्या सोच रही है? मुझे नहीं लगता है कि इंचार्ज सुनील आपको उसकी नंबर देंगे। आखिरकार वो कोई नॉर्मल लड़की नहीं है, वो दुनिया की बेस्ट डिजाइनर है। उसकी बात सुनकर अंकिता जी और सुप्रिया जी दोनों ने निराशा से सिर हिलाया। एयर बोली, ठीक कहा तुमने बच्ची, हम बाद में उससे कांटेक्ट करने की ट्राई करेंगे। अंकिता जी की तारीफ, संजीत की गर्लफ्रेंड अमायरा, डे से उसके पीछे भूत पड़े हो। सारिका मन ही मन बोली, ओहो तो ये इतनी बड़ी डिजाइनर है, इसलिए उसने इतनी घमंड है। इतना सोचकर उसने सिर झटका और बोली, बड़ी मोम आप क्या सोच रही है? मुझे नहीं लगता है कि इंचार्ज सुनील आपको उसकी नंबर देंगे। आखिरकार वो कोई नॉर्मल लड़की नहीं है, वो दुनिया की बेस्ट डिजाइनर है। उसकी बात सुनकर अंकिता जी और सुप्रिया जी दोनों ने निराशा से सिर हिलाया। एयर बोली, ठीक कहा तुमने बच्ची, हम बाद में उससे कांटेक्ट करने की ट्राई करेंगे। अब आगे। इतना कहकर अंकिता जी और सुप्रिया जी दोनों फिर से अपनी डिजाइन देखने लग गई। इस बार वो जब न्यू डिजाइन की ऑर्डर देंगे तो जरूर वो सुनील से उस लड़की से एक बार मिलने के लिए रिक्वेस्ट करेंगे। थोड़ी देर में वो भी शॉपिंग करके घर निकल गए, पर नियति की नंबर नहीं ले पाए और ना ही नाम जान पाए, इसलिए वो दोनों ही बहुत उदास थे। आप इतना उदास क्यों हो रही हो बड़ी मोम, हम कभी ना कभी उसे किसी पार्टी में जरूर मिलेंगे। वैसे भी वो इतनी बड़ी डिजाइनर है, कभी ना कभी तो वो किसी पार्टी में आती ही होगी, हम तब उससे मिल लेंगे। सारिका की बात सुनकर अंकिता जी और सुप्रिया जी दोनों भी ये सोचकर खुश हो गई। जब वो तीनों मेंशन पहुंचे तो सब हॉल में बैठे हुए थे। स्वाभिमान और प्राची भी कॉलेज से आ गए थे, क्योंकि उनका आगे का कोई क्लास नहीं था। वो दोनों तो बस इसलिए गए थे ताकि वो रूही शेखावत से मिल सके और उससे उसकी छोटी बहन की फोटो मांग कर ला सके। पर अफसोस आज ना तो रूही शेखावत कॉलेज आई थी और ना ही उसके दोस्त कॉलेज आए थे, जिस वजह से प्राची और स्वाभिमान दोनों ही थोड़ा उदास थे। आज तो वो रूही शेखावत कॉलेज में ही नहीं आई थी, वरना आज जरूर हम देख ही लेते कि हमारे प्रखर भाई ने आपने लिए कैसी लड़की पसंद किया है।
उसकी बात सुनकर सारिका जो अंदर आ रही थी, उसकी दिल बेचैन हो गया। उसकी आंखों में फिर से आंसू आ गया। सुप्रिया जी ने उसकी हाथ को पकड़ लिया। वो नहीं चाहती थी कि उनकी बच्ची रोए। सारिका उनकी दोस्त की आखिरी अमानत थी। वो उसे दुनिया की सभी खुशियां देना चाहती थी, ना कि उसे ऐसे उदास और दुखी देखना चाहती थी। जब वो सारिका को घर लेकर आई थी, उन्होंने सोच लिया था कि सारिका को हमेशा अपने पास रखेगी और प्रखर से उसकी शादी करवा देगी, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। पर अब वो नहीं चाहती थी कि उनकी बेटी प्रखर के बारे में सोचे, क्योंकि वो जानती थी कि प्रखर जो एक बार सोच लेता है वही करता है। सारिका को प्रखर के पीछे जाकर सिर्फ दुख के सिवा कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर प्रखर अपने लिए किसी को पसंद नहीं करता तो वो जरूर एक बार प्रखर से बात करने की कोशिश करती, पर अब और नहीं, वो सारिका के लिए भी एक अच्छे लड़के को ढूंढ देगी। तो क्या तुम दोनों आज कॉलेज सिर्फ रूही शेखावत से मिलकर अपनी होने वाली भाभी की फोटो देखने के लिए गए थे? अंकिता जी सोफे पर आराम से बैठते हुए हंसते हुए बोली। तो प्राची बोली, हाँ मोम, आज बस हमारा 1-2 क्लास था, हम स्किप करके आपके साथ मॉल चले जाते, पर हमारी लिटिल भाभी कैसी है उनकी फोटो देखने के लिए हम कॉलेज गए थे। वहीं प्राची की मुंह से उस लड़की के लिए भाभी सुनकर सारिका की मुठ्ठियां कस गई। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी दिल को कोई चीर रहा हो। सुमित्रा जी हंसते हुए बोली, इतना भी उतावला मत हो, वैसे भी कुछ दिन बाद हम उनके घर जाने वाले हैं, तब अपनी भाभी को अच्छे से देख लेना तुम लोग। हाँ माँ सही कह रही है, वैसे आज मैं भी एक बहुत अच्छी, खूबसूरत और टैलेंटेड लड़की से मिली, जिसकी डिजाइनिंग स्किल एक्सीलेंट है। वो इतनी खूबसूरत है कि मैं सच में उसे हमारी घर की बहू बनाना चाहती थी, अंकिता जी आह भरते हुए बोली। उनकी बात सुनकर अजीत जी हंसते हुए बोले, क्या बात है, आजकल हमारे घर में सबको अलग अलग लड़की पसंद आ रही है। स्वाभिमान और प्राची वर्ल्ड वाइड एंटरटेनमेंट कंपनी की सीईओ से मिले, जो बहुत खूबसूरत थी और हमारे घर की बहू बनने के लिए परफेक्ट थी। और आज आप किसी से मिले जिसकी डिजाइनिंग टैलेंट एक्सीलेंट है, क्या बात है, क्या हम सबको अपनी बहू बना ले फिर? ये कहकर अजीत जी के साथ साथ सुकांत जी भी हंसने लगे। तो अंकिता जी मुंह बनाकर बोले, मैं सच कह रही हूँ। हाँ भाभी सच कह रही है। वर्ल्ड वाइड एंटरटेनमेंट कंपनी की सीईओ के बारे में तो नहीं पता, पर ये जो लड़की थी ये किसी अप्सरा से कम नहीं थी, और वो सिर्फ 17 साल की उम्र में इस वक्त लेमिस ब्रांड की फाउंडर है, और दुनिया की सबसे बेस्ट डिजाइनर क्वीन लेमी भी है, जिसे पता नहीं कितने लोग एडमायरा करते हैं। सुप्रिया जी अंकिता जी की साथ देते हुए बोली। तो सब हैरान थे, वो सब ये जानकर भी हैरान थे कि इतनी बड़ी इंटरनेशनल ब्रांड की फाउंडर 17 साल की बच्ची है। वो बच्ची कितनी ज्यादा एक्सीलेंट होगी। सुमित्रा जी को भी क्वीन लेमी का काम बहुत पसंद था। अगर वो जाती तो क्या आज वो भी अपनी दोनों बहू की तरह क्वीन लेमी से मिल पाती? मोम चाची आप सच कह रही हो, आपने आज क्वीन लेमी को देखा? प्राची और स्वाभिमान हैरानी से बोले। तो अंकिता जी और सुप्रिया जी ने हाँ में सिर हिला दिया। वहीं दूसरी तरफ एक रेस्टोरेंट में संजीत किसी से बात करते हुए वॉशरूम एरिया की तरफ जा रहा था। तभी उसने किसी को देखा जो एक लड़की उसकी दिशा में भाग रही थी, जिसके पीछे 2 लड़के भाग रहे थे। ये लड़की कोई और नहीं रुचिका थी, जिसे देखकर संजीत थोड़ा हैरान हो गया। संजीत जल्दी से आगे बढ़ा और जैसे ही वो दोनों लड़के रुचिका को पकड़ने वाले थे, संजीत ने रुचिका को अपने पीछे कर दिया और उन दोनों लड़कों को पंच किया। वो दोनों लड़के जो अभी तक कुछ समझ नहीं पाए थे, अचानक पंच पड़ने से वो खुद को संभाल नहीं पाए और नीचे गिर गए। रुचिका संजीत को अपने सामने देखकर रोने लगी। डर की वजह से उसकी हाथ कांप रहे थे और कांपते हुए हाथ से उसने पीछे से संजीत की कोट को पकड़ा हुआ था। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई उससे हाथ लगाने की? इतना कहकर संजीत उन दोनों लड़कों पर किक की बरसात करने लगा। उसे समझ में आ गया था कि ये दोनों लड़के जरूर रुचिका के साथ बदतमीज करने की कोशिश कर रहे थे। तुम हो कौन, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है हम इस लड़की के साथ कुछ भी करें? तुम क्या इस लड़की के सामने हीरो बनने की कोशिश कर रहे? वैसे ये लड़की है बड़ी खूबसूरत, कोई भी देखकर बहक जाए। इतनी खूबसूरत लड़की के लिए तो हम कुछ भी करने को तैयार है। इतना कहते हुए उनमें से एक लड़का मक्कार की तरह हंसते हुए संजीत को रोकने की कोशिश कर रहा था। तुम्हें पता नहीं कि हम कौन है, छोड़ हमें, वरना अगर मेरे डैड को पता चल गया तो तुझे छोड़ेंगे नहीं। दूसरा लड़का भी अपने मुंह से खून साफ करते हुए बोला। अच्छा कौन हो तुम और कौन है तुम्हारा बाप, जरा बताओ मुझे। संजीत उसे जोर से थापड़ मारते हुए गुस्से से बोला। फिर जल्दी से आपने गार्ड्स को फोन करके बुलाया जो बाहर थे। मेरे डैड यहाँ के डीजीपी है, वो लड़का अपनी दर्द को बर्दाश्त करते हुए गुस्से से बोला।
जल्दी से संजीत के गार्ड्स वहां आ गए। संजीत उन दोनों को देखते हुए बोला, ले जाओ इन दोनों को, इन्हें आपने बाप दादा परदादा सबका नाम याद दिलाओ। वो दोनों छोड़ने के लिए चिल्ला रहे थे, पर संजीत के गार्ड्स उन्हें घसीटते हुए बाहर लेकर चले गए। उनके जाने के बाद रुचिका डरते हुए संजीत के गले लग गई। संजीत को पता नहीं क्यों, पर रुचिका को इतना डरा हुआ देखकर बहुत बुरा लग रहा था। रुचिका की गाल पर उंगलियों के निशान थे, जैसे किसी ने उसे थापड़ मारा हो, और उसकी बाल अस्त व्यस्त थे। उसके हाथों पर भी निशान थे, जैसे किसी ने जोर से पकड़ा हो। ये देखकर संजीत का खून खौल गया। उसका मन कर रहा था अभी जाकर उन दोनों को जिंदा जमीन में गाड़ दे। संजीत रुचिका की सिर को प्यार से सहलाने लगा और धीरे से बोला, कॉम डाउन, वो दोनों अब यहाँ नहीं है, उन्हें उनकी किए की सजा जरूर मिलेगी। तुम यहाँ अकेली क्या कर रही हो? संजीत की सवाल से रुचिका सुबकते हुए बोली, मैं वो राशि और अगम के साथ आई थी। वो दोनों रेस्टोरेंट में है, मैं अपनी ड्रेस में करी लग गया था, उसे साफ करने वॉशरूम में आई थी और ये दोनों मेरे पीछे पड़ गए। उसने मुझे थापड़ मारा, मुझे गाल पर दर्द हो रहा है। रुचिका और भी ज्यादा रोने लगी। अब सब कुछ ठीक है, वो दोनों चले गए हैं, अब तुम्हें रोने की कोई जरूरत नहीं है। देखो मैं हूं यहाँ, और राशि और अगम भी तो तुम्हारे साथ आए हैं ना। शायद वो दोनों तुम्हें ढूंढ रहे होंगे, चलो मैं तुम्हें उनके पास ले चलता हूँ। तभी कोई पीछे से आया और खींचकर रुचिका को संजीत से दूर कर दिया और बिना कुछ सोचने का टाइम दिया रुचिका की गाल पर थापड़ जड़ दिया। रुचिका की गाल जो ऑलरेडी दर्द कर रहा था, इस थापड़ की वजह से और भी ज्यादा दर्द करने लगा। उसकी होंठ भी थोड़ा कट गया था। संजीत भी हैरान था। संजीत, ये लड़की कौन है? इसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हें गले लगाने की? क्या ये लड़की तुम्हें सिड्यूस कर रही थी बेबी? सामने खड़ी लड़की गुस्से से रुचिका को देखकर बोली। अमायरा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रुचिका को थापड़ मारने की? संजीत गुस्से से बोला। बेबी, ये तुम मुझ पर इस लड़की के लिए गुस्सा कर रहे हो? सामने खड़ी अमायरा, जो कि संजीत की गर्लफ्रेंड थी, वो हैरानी से बोली। अमायरा ने इस वक्त एक शॉर्ट ब्लैक ड्रेस पहना हुआ था और चेहरे पर भर भर के मेकअप। वो खूबसूरत थी, पर रुचिका की नेचुरल ब्यूटी के आगे वो फीकी ही थी। तभी राशि और अगम दोनों वहां भागते हुए आए। रुचिका अब तक नहीं आई तो वो खुद ही वॉशरूम की तरफ आ गए, पर दूर से अमायरा को रुचिका को थापड़ मारते देख वो दोनों गुस्से से भागे। राशि ने जल्दी आकर अमायरा को जोर से धक्का दे दिया, जिस वजह से अमायरा जोर से दीवार से जा लगी। राशि गुस्से से उसे देखते हुए बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन को थापड़ मारने की? उसने जल्दी से रुचिका को गले से लगा लिया। रुचिका को बहुत रोना आ रहा था। गाल से ज्यादा उसे इस वक्त अपने दिल पर ज्यादा दर्द हो रहा था। मतलब ये लड़की ही अमायरा है, संजीत की गर्लफ्रेंड। ये सोचकर उसे और भी रोना आ रहा था। संजीत भाई, यहाँ क्या ही रहा है, और इस लड़की ने रुचि को क्यों थापड़ मारा? अगम गुस्से से बिफरते हुए बोला। अगर तुम लड़की नहीं होती तो मैं तुम्हें यहीं मारकर कुत्तों को खिला देता। वहीं अमायरा जो हैरान थी वो रोते हुए गुस्से से बोली, संजीत बेबी, क्या तुम देख रहे हो इस लड़की ने मुझे कैसे धक्का दिया? क्या तुम इस लड़की को कुछ नहीं बोलोगे? उसकी बात सुनकर संजीत गुस्से से बोला, तुमने रुचिका को कैसे हाथ लगाया? उसने बस तुम्हें धक्का दिया है, तुम बिना जाने किसी को कैसे थापड़ मार सकती हो? अमायरा, तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें तुम्हारी गलत काम में भी सपोर्ट करूंगा। वहीं अमायरा हैरान थी। आज पहली बार संजीत ने उससे इस लहजे में बात किया था, जिस वजह से उस बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। आज के लिए इतना। हाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई फ्रेंड्स। नेक्स्ट एपिसोड कम सून। लाइक एंड रिव्यू जरूर दीजिएगा। बाय, टेक केयर।